मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ NCERT और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की मनोविज्ञान की पुस्तक के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अध्याय जो काफ़ी अहम हैं। आपकी आने वाली रीट, सीटेट और वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनना है, नोट डाउन भी करना है। एक्चुअली ये जो 3 टॉपिक्स हैं इनकी हम बात करेंगे। उससे पहले एक बात आपसे और करना चाहूँगा। आज टीचर्स डे था और आज मेरे व्हाट्सएप पे हज़ारों हज़ारों बच्चों ने मुझे विश किया और आशीर्वाद मांगा। कुछ तो यूट्यूब पे भी चले आए। यकीन मानिए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने जो इज्जत बख्शी है, जो मोहब्बत दी है, जो श्रद्धा व्यक्त की है, उसके लिए हम लाजवाब हैं, गदगद हैं, अभिभूत हैं। साथ ही हम आपको कहना चाहेंगे कि हमारा आशीर्वाद हर वक्त आपके साथ है, साथ रहेगा। हाँ, बस ध्यान रखना है कि आप उसके लिए डिजर्व करते हो। डिजर्व करने से मेरा मतलब है आप ऑनेस्टी से मेहनत कर रहे हैं। इस समय तो आपका एक ही काम है, आपका मेन बिजनेस एक ही है, बस पढ़ाई करना, स्टडी करना, स्टडी करना। और साथ ही ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों, पेरेंट्स, किसी का दिल ना दुखाएं, ऊपर वाले में विश्वास रखें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। और अभी जो वक्त बचा है इसका आपको पूरा यूज करना है। पीछे हो सकता है कुछ लोगों का समय किसी किसी वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा वेस्ट हुआ हो, पर कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है। अभी भी वक्त है। आप 16 घंटे 17 घंटे पढ़ें और आराम से आने वाले रीट एग्ज़ाम तो आपकी बहुत बहुत ईजिली क्लियर हो ही जाएगी। ठीक है, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। ठीक है, तो अब करते हैं आज की बात। और देखो, आज हमने जो 3 अध्याय लिए हैं उनमें पहला अध्याय है जीवन की चुनौतियों का सामना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है स्ट्रेस की। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है स्ट्रेस, दबाव। दूसरा अध्याय आज का जो रहेगा वो है मनोवैज्ञानिक विकार, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो हमें बहुत परेशान करते हैं, जिनमें डिप्रेशन है, जिनमें फोबिया है, जिनमें एंग्जाइटी है और जिनमें कुछ गहन साइकोसिस, अम्ब्रेला टर्म आपने सुनी हो, सीजोफ्रेनिया, स्किजोफ्रेनिया जैसे गंभीर मनोरोग भी हैं, गंभीर मानसिक विकार भी हैं। हम उन सब की बात करेंगे। इसके अलावा एक और बहुत बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से जरूर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, वो है दरअसल चिकित्सा उपागम, यानी थेरेपी अप्रोच। तो थेरेपी अप्रोच और मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और लाइफ के चैलेंजेस, ये एक जैसे 3 टॉपिक हैं जिनको मैंने एक साथ लिया है और उनमें से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं कोशिश करिए वो सब आपके लिए पेश करूं। तो शुरू करें। ओके, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरा स्टाइल भी रहता है कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ें उससे पहले सामान्य रूप से, वही एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल वाली बात है, कुछ बातें हम कर लेंगे ताकि जब वो वापस आएंगी तो फिर आप कंपेयर करें और फिर बेहतर तरीके से कॉम्प्रीहेंड होगा, बेहतर तरीके से मीनिंग मेकिंग हो जाएगा और उस चीज़ को आप भूलोगे नहीं। तो आज कुछ ऐसे नाम आएंगे जो शायद आप में से बहुत से बच्चों ने पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन वो परीक्षा में आ चुके हैं, पेपर्स में आ चुके हैं। जिनके पास हमारी बुक नहीं है, मैं फिर कहता हूँ, अभी 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 भी आप वक्त है ना, एक दिन में पढ़ डालोगे उसको, 2 दिन में पढ़ डालोगे, पर हो सकता है कि कोई 1 या 2 या 3 ऐसी चीज़ आपको मिल जाए जो बहुत बेहतर है, इसलिए उसको कोशिश करें आप लेके आएँ। तो जिनके पास हमारी बुक नहीं है या जिन्होंने NCERT भी नहीं पढ़ी है, बोर्ड वाली साइकोलॉजी भी नहीं पढ़ी है, उनके लिए ये नाम हो सकता है एकदम नए हों। जिन्होंने इनको पढ़ा हुआ है उनको भी इनको समझना ज़रूरी है। तो कौन कौन वो लोग हैं जिनकी हम बात करेंगे, तो कुछ कॉमन जो आप खूब पढ़ चुके हैं उनकी बात तो आज होगी। सिगमंड फ्राइड साहब, जिन्होंने एक थेरेपी दी है। कार्ल यूंग, उनके चेले नव फ्राइडवादी, उनकी भी बात होगी। कार्ल रोजर्स, जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, उनकी भी बात होगी, पर बहुत शॉर्ट में होगी। ठीक है, उनके अलावा हम कुछ और बात करेंगे। जैसे एक नाम आएगा हेंस सेल्ले साहब का। हेंस सेल्ले एक नाम है। दरअसल हेंस सेल्ले कौन है? हेंस सेल्ले का नाम आएगा दबाव में। हेंस सेल्ले आधुनिक दबाव के शोध के जनक माने जाते हैं। आधुनिक दबाव पर शोध किया था उन्होंने, इसलिए इनको आधुनिक दबाव शोध के जनक कहा जाता है। और इन्होंने बात करी थी कि साहब, अगर
स्ट्रेस लॉन्ग टर्म में रह जाए तो फिर क्या क्या घटित हो सकता है, और इसके लिए इन्होंने एक सिंड्रोम भी दिया है जो पूछा जा चुका है, जिसका नाम है GAS, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। तो GAS सिंड्रोम या जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम और आधुनिक दबाव शोध के जनक के रूप में हेंस सेले का नाम विख्यात है, हमको ध्यान रखना है। स्ट्रेस वाले पॉइंट से, दबाव से ही एक और नाम हमें ध्यान रखना है, और वो है दरअसल, आपको आराम से याद रह जाएगा, राहे। राहे नहीं है, राहे व होम्स। राहे व होम्स वह नाम है जिन्होंने एक स्केल बनाई है साहब, और स्केल किस चीज़ की बनाई है? स्केल बनाई है ज़िंदगी की वो घटनाएं जो हमें स्ट्रेस देती हैं, तनाव देती हैं, उनकी। तो राहे व होम्स उस स्केल के निर्माता हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आज बेहद खास दो नाम मैं आपको बता रहा हूँ। एक नाम है एल्बर्ट एलिस, अल्बर्ट एलिस साहब, और दूसरा नाम है एरोन बेक। एक नाम है अल्बर्ट एलिस, अल्बर्ट एलिस, और दूसरा नाम है एरोन बेक। दरअसल इन लोगों ने एक थेरेपी दी है जो CBT के नाम से प्रसिद्ध है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के नाम से प्रसिद्ध है, CBT। और CBT क्या है? CBT में दरअसल वही टॉक थेरेपी होती है जो साइकोडायनेमिक थेरेपी में होती है। बात करेंगे, संज्ञानात्मक चीज़ों की तरफ जाएंगे। एक्चुअली CBT में 3 चीज़ें होंगी, एक थॉट्स, एक फीलिंग्स, एक बिहेवियर, तीनों में इंटरेक्शन की बात करके ये दोनों स्पेशली डिप्रेशन और एंग्जाइटी को दूर करने की तकनीक बनाने वाले महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो एलिस व बेक नाम ध्यान रहेगा आपको, वापस इनके नाम आएंगे। इन्होंने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात करी है, इन्होंने डिप्रेशन और एंग्जाइटी को दूर करने की तकनीकें विकसित करी हैं, और इसके अलावा, इनके अलावा कुछ और बेहद खास नाम होंगे। एक नाम होगा लेजारस व फोकमैन। लेजारस व फोकमैन भी दरअसल स्ट्रेस वाले, दबाव वाले बिंदु से जुड़े हुए हैं। लेजारस व फोकमैन, इन्होंने दबाव के लिए संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक सिद्धांत, और दबाव को दूर करने के लिए 2 प्रकार की तकनीकें बताई हैं, 2 टेक्निक्स बताई हैं। एक प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग और दूसरी इमोशन फोकस्ड कोपिंग, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। लेजारस व फोकमैन भी परीक्षाओं में आ चुके हैं। इसके अलावा हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जोसेफ वोल्फ, इनका नाम है जोसेफ वोल्फ। वोल्फ, दरअसल वोल्फ साहब साउथ अफ्रीका के साइकोलॉजिस्ट हैं, और वोल्फ साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। इन्होंने फोबिया को दूर करने के लिए, एंग्जाइटी और फियर को दूर करने के लिए एक तकनीक दी है जो आपने निश्चित रूप से सुनी होगी। वो तकनीक पिछली बार हमने वीडियो में भी जिक्र किया था, जिसका नाम था सिस्टेमेटिक सेंसिटाइजेशन, यानी क्रमिक संवेदीकरण। तो क्रमिक संवेदीकरण के द्वारा किस तरह से फोबिया को दूर करते हैं ये हम जानेंगे। जोसेफ वोल्फ साहब का ये योगदान है, इनकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नाम ऐसे होंगे जिन्होंने साइकोलॉजी में कुछ टर्म्स दिए, जिसमें एक नाम हम आपको बताएं, क्रेपलिन। क्रेपलिन नाम सुना आपने? क्रेपलिन, क्रेपलिन कौन है? क्रेपलिन साहब ने पहली बार डिप्रेशन शब्द दिया था। कौन सा दिया था? डिप्रेशन। इसी तरह से एक नाम आएगा मेस्मर। मेस्मर तो मेरे ख्याल से एंटोन मेस्मर आपने जरूर सुना होगा, ऑस्ट्रिया के थे ये एंटोन मेस्मर, तो ऑस्ट्रिया से फ्राइड। एंटोन मेस्मर ने पहली बार हिप्नोसिस शब्द दिया था, सम्मोहन शब्द दिया था। तो अवसाद शब्द देने वाले थे क्रेपलिन, और सम्मोहन शब्द देने वाले कौन थे? मेस्मर थे। हिप्नोसिस देने वाले कौन थे? मेस्मर थे। इसी तरह से एक नाम आएगा ब्ल्यूलर। ब्ल्यूलर से तो शायद आप वाकिफ होंगे। ब्ल्यूलर ने दिया था पहली बार मनोविदलता शब्द। ब्ल्यूलर ने दिया था पहली बार स्किजोफ्रेनिया वर्ड, सिजोफ्रेनिया शब्द। इसी तरह से एक नाम आपने जरूर सुना होगा, लियो केनर। लियो केनर तो काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। लियो केनर, लियो केनर साहब ने ऑटिज्म शब्द दिया था। हम आज बात करेंगे ऑटिज्म की भी, जितना वक्त मिलता है उसके हिसाब से। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD के नाम से प्रसिद्ध है, और पहली बार ऑटिज्म शब्द देने वाले कौन थे? लियो केनर थे। इसी तरह से एक नाम आपने जरूर सुना होगा, ऑर्टोन गिलिंघम। ऑर्टोन गिलिंघम साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था डिसलेक्सिया के बारे में, जो गिलिंघम टेक्निक के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऑर्टोन गिलिंघम ने दरअसल मल्टी सेंसरी अप्रोच डेवलप की है, बहुसंवेदी उपागम विकसित किया है, जो डिसलेक्सिया में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से
कुछ और नाम भी आएंगे जिनकी हम बात करेंगे। कार्ल रोजर्स जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दी है, उनकी बात करेंगे। कोमर साहब जिन्होंने 4D दिए हैं, उनकी हम बात करेंगे। और भी जो भी चीज़ें आएंगी हम उसके हिसाब से आगे चलेंगे। तो चलें आगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न देखिए आप, सकारात्मक दबाव को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है स्ट्रेस, दूसरा ऑप्शन है यूस्ट्रेस, तीसरा ऑप्शन है डिस्ट्रेस, और चौथा ऑप्शन है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। दरअसल सकारात्मक दबाव को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यूस्ट्रेस। क्या आंसर होगा? यूस्ट्रेस। हम आपको बता दें, हम सब ने अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियां देखी हैं। हम सब ने दबाव का सामना किया है। हम सब के साथ ऐसा हुआ है कि बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अपनी पसंद की कोई चीज़ ना मिली हो। आप बताएं, अगर ऐसा हुआ तो क्या आपने हार मान ली? ज़िंदगी के हर मोड़ पर चुनौतियां हैं। आप उस बालक के बारे में सोचिए जिसके माता पिता की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी और जिसका लालन पालन पोषण करने वाला भी कोई ना था। आप उस युवती के बारे में सोचें जिसके पति की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। आप उन पेरेंट्स के बारे में सोचें जिनके घर में जिनके जिनके शारीरिक या मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बच्चों को जिनके घर में है उनको पालन पालन पोषण करना पड़ रहा है। आप उन लड़के लड़कियों के बारे में बात करें जो रात को कॉल सेंटर में काम करते हैं या फिर मेहनत मजदूरी करते हैं। कुछ ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिन में काम करते हैं, रात को पढ़ते हैं। तो सोचिए आप, कितनी चुनौतियां हैं। अपने आप को आप उनसे कहीं बेहतर मानते होंगे, ठीक है ना? तो पर ये वाली सारी चीज़ें एक्चुअली मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब स्ट्रेस के कारण है, दबाव के कारण है। लेकिन अच्छी बात क्या है, ध्यान रखें कि दबाव दरअसल क्या है। दबाव एक्चुअली वो वातावरण से अपने इंटरेक्शन का एक एक प्रतिबल है, एक उद्दीपक है, जो हमारी हमारी जो बैलेंस है ना उसमें व्यवधान उत्पन्न कर देता है। पर ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में लिखा है दबाव बिजली के समान है, विद्युत की भांति है, जो हमें एनर्जी प्रदान करता है, हमें हमारे भाव प्रबोधन में वृद्धि करता है, हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, हमें मोटिवेट करता है। इसका मतलब दबाव क्या है? दबाव अच्छा है। ध्यान रखेंगे, दबाव अच्छा है। पर ये दबाव अच्छा एक लेवल तक ही है, और जो अच्छे वाला दबाव है उसको बोलते हैं यूस्ट्रेस। उसको क्या बोलते हैं? यूस्ट्रेस। उसे बोलते हैं सकारात्मक दबाव। यूस्ट्रेस के बाद अगर दबाव फिर भी जारी रहता है तो फिर वो खराब बन जाता है, और उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस। उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रेस बोलते हैं। और ये डिस्ट्रेस बहुत घातक है। डिस्ट्रेस लंबे समय तक अगर दबाव चला तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सी शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ हो सकती हैं। मेनली आपको ध्यान रखना है, यूस्ट्रेस सकारात्मक दबाव है और डिस्ट्रेस नकारात्मक दबाव है, और स्ट्रेस दबाव को बोलते हैं। सवाल नंबर 2, दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा दबाव के कारण होने वाला सांवेगिक प्रभाव है? सांवेगिक प्रभाव, तो ध्यान रखना, सांवेगिक प्रभाव भी है, दबाव से शारीरिक प्रभाव भी है, दबाव से संज्ञानात्मक प्रभाव भी है, और दबाव से व्यवहारात्मक प्रभाव भी है। आप शब्दों को समझना सीखें, परीक्षाओं में बहुत आराम से चीज़ें हो जाएंगी आपकी। सांवेगिक मतलब इमोशंस की बात होगी, भावनाओं की बात होगी, फीलिंग्स की बात होगी। तो इनमें से कौन सा है जो सांवेगिक है? जी घबराना, दूसरा बुखार होना, तीसरा मन में डर होना, चौथा धूम्रपान करना। तो ध्यान देंगे, मन में डर होना इसका सही जवाब है। यानी डर एक भाव है, संवेग है ना? तो मन में डर होना या उदासीन होना या एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन में जाना, ये तमाम सांवेगिक प्रभाव हैं दबाव के, ठीक है? जी घबराना, देखिए आप, जी घबराना या बुखार होना, ये दोनों शारीरिक प्रभाव हैं दबाव के। धूम्रपान करना, मद्यपान करना, ये व्यवहारिक प्रभाव हैं दबाव के। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है? यानी संवेगात्मक प्रभाव कौन से हो गए? मन में डर होना, उदासी होना, अवसाद में जाना, एंग्जाइटी होना, दुश्चिंता होना, और जी घबराना, बुखार होना, दर्द होना, कुछ और ऐसी बात है तो वो शारीरिक प्रभाव हैं, दबाव के कारण से होते हैं, ठीक है? आपको पता है दबाव के कारण से कमर दर्द तक होता है, हेडेक भी होता है। इसी तरह से धूम्रपान करना या कोई और नशा करना,
दबाव का व्यवहारिक प्रभाव है, व्यवहार स्ट्रेस में इंसान चला जाता है, ठीक है ना, व्यवहारिक प्रभाव है। इसी तरह से दबाव का संज्ञानात्मक प्रभाव भी होता है। संज्ञानात्मक पक्ष में वही बातें हैं जो आप बार बार पढ़ते हैं संज्ञान से, यानी जिसमें एनर्जी लॉस हो जाती है दबाव के कारण से, फिर एनर्जी लॉस हो जाती है, ज़्यादा याद नहीं रहता हमें, ठीक है, नहीं माफ़ करें, एनर्जी नहीं, मेमोरी लॉस हो जाता है। एनर्जी लॉस होना तो शारीरिक हो गया, मेमोरी लॉस हो जाती है, कुछ हमें याद नहीं रहता, हम ठीक से किसी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, हम अटेंशन नहीं दे पाते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अनिर्णय की स्थिति में चले जाते हैं, ये चीज़ों को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, निर्णय, समस्या समाधान, ये चूंकि संज्ञान है इसलिए वो संज्ञानात्मक क्षेत्र हो गया। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तीसरा सवाल। और कोमर साहब की बात कर रहे थे हम, कोमर आ गया साहब नाम। कोमर के अनुसार कौन सा असामान्य व्यवहार व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं व सामाजिक समायोजन में बाधक होता है? 4 ऑप्शन हैं: विचलन, डेविएशन, दुष्क्रिया, डिसफंक्शन, तकलीफ, डिस्ट्रेस, खतरा, डेंजर। तो मैं आपको बता दूं, ये 4D के नाम से प्रसिद्ध है। 4D क्योंकि चारों में पहला लेटर डी आ रहा है ना, डेविएशन, डिसफंक्शन, डिस्ट्रेस, डेंजर। तो 4D किसने दिए, ऐसा प्रश्न आ चुका है, जवाब होगा कोमर ने दिए साहब। और दिन प्रतिदिन की क्रियाओं व सामाजिक समायोजन में बाधा करने वाला है ऑप्शन नंबर 2, दुष्क्रिया। हिंदी में गारंटी नहीं है, कोई और शब्द आ सकता है, बस डिसफंक्शन आपको तो याद रखना है, ठीक है ना। डेविएशन क्या होता है, जब समाज में प्रचलित मान्यताओं से भिन्न कोई व्यवहार करते हैं। ये दरअसल चारों क्या हैं, चारों अबनॉर्मल बिहेवियर है, असामान्य व्यवहार। असामान्य व्यवहार शब्द दिखा है ना, कोमर ने असामान्य व्यवहार के 4 प्रकार बताए हैं साहब। पहला डेविएशन, समाज में प्रचलित धारणाओं के भिन्न या विपरीत कोई काम करे, वो विचलन है, डेविएशन है। दिन प्रतिदिन की घटनाओं के बारे में दुष्क्रिया है, डिसफंक्शन है। और जो ऐसे व्यवहार जो हमें तकलीफ देते हैं वो डिस्ट्रेस हैं, और खतरनाक है वो डेंजर है। तो 4 वर्ड याद रखेंगे डी से बनने वाले, डेविएशन, डिसफंक्शन, डिस्ट्रेस और डेंजर। ये किसने दिए, कोमर ने दिए साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और चौथा प्रश्न बहुत खास। विभ्रम व भ्रम का संबंध किस विकृति से है? 4 ऑप्शन हैं। पहला है दुश्चिंता, एंजाइटी। दूसरा है मनोविदलता, स्किजोफ्रेनिया। तीसरा है विषाद, डिप्रेशन। और चौथा है काय प्रारूप, सोमेटोटाइप। तो ध्यान देंगे, इसका सही जवाब होगा मनोविदलता, स्किजोफ्रेनिया, ऑप्शन नंबर 2। पर ध्यान रखने वाली बात कौन सी है वो देखें आप। दरअसल स्किजोफ्रेनिया हम बात कर रहे थे अभी, मनोविदलता पहली बार ब्यूलर साहब ने वर्ड दिया। और मनोविदलता एक साइकोसिस अम्ब्रेला टर्म है। साइकोसिस मतलब एक तो न्यूरोसिस डिसऑर्डर्स वो हैं जिनमें इंसान वास्तविकता के साथ संबंध बनाए रखता है, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें जैसे ओसीडी पढ़ेंगे हम, डिप्रेशन है, पीटीएसडी है, ठीक है, एडीएसडी है। उसमें वास्तविकता के साथ साधारण जीवन यापन करता है, पर रह रह के कुछ चीज़ें उसके दिमाग में होती रहती हैं, वो न्यूरोसिस हैं, जो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। पर साइकोसिस वो हैं जिनमें इंसान विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए इनको विक्षिप्तता विकार भी बोलते हैं। तो दरअसल स्किजोफ्रेनिया एक ऐसा ही मेंटल डिसऑर्डर है जो साइकोसिस की श्रेणी में आता है, जो मनस्तापी या मनोविक्षिप्त विकार कहलाता है। और ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब ये हुआ कि दरअसल स्किजोफ्रेनिया या सिजोफ्रेनिया जिसको बोलते हैं, मनोविदलता बोलते हैं, इसमें बहुत सारे मानसिक रोग हैं जिनको मिला के एक एक ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स है स्किजोफ्रेनिया, इसलिए इसको बोलते हैं अम्ब्रेला टर्म। मेनली स्किजोफ्रेनिया में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, सुन लें। अपनी बुक में एक एक चीज़ बारीकी से दी हुई है। जिन लोगों के पास बुक है उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा, जिनके पास नहीं है उनको ले आनी चाहिए थी, अब आपकी मर्जी। तो दरअसल स्किजोफ्रेनिया में मेनली 2 भाग होंगे इसके। पहला तो होगा भ्रम, और भ्रम इंग्लिश में डिल्यूशन बोलते हैं, DELUSION, डिल्यूजन या डिल्यूशन बोलते हैं। और दूसरा होता है विभ्रम, विभ्रम को बोलते हैं हेलुसिनेशन। ये बहुत बार हिंदी में लिखे आते हैं परीक्षाओं में इस तरह से, हेलुसिनेशन। तो डिल्यूशन और हेलुसिनेशन 2 महत्वपूर्ण पार्ट किसके हैं, मनोविदलता के हैं, स्किजोफ्रेनिया के हैं। क्या फ़र्क है दोनों में, हेलुसिनेशन, क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में फ़र्क है कि भ्रम या ब्रह्माशक्ति जिसको कह सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डिल्यूशन बोलते हैं, डिल्यूशन बोलते हैं। इसमें कोई उद्दीपक होता है, इसमें क्या होता है, कोई उद्दीपक होता है, पर हम उस उद्दीपक को, हमारा दिमाग सही तरीके से नहीं समझता, बल्कि
मिथ्या प्रत्यक्षीकरण करता है, ऐसा 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 स्टेटमेंट आया हुआ है परीक्षा में कि उद्दीपक का मिथ्या प्रत्यक्षीकरण करना क्या है? जवाब है भ्रम है, डिल्यूशन है, भ्रमाशक्ति है। मिथ्या प्रत्यक्षीकरण या मिस परसेप्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, हमारे दिमाग में उसकी गलत सूचना जाती है, पर वास्तव में उद्दीपक होता है कि नहीं? वास्तव में होता है। जैसे एक अंधेरी रात है, एक सामने पोल है ना? वो पोल वास्तव में वहाँ पे खड़ा है, उसको देख के कोई समझता है कि कोई इंसान खड़ा है या कुछ और खड़ा है, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है? मिस परसेप्शन कर रहा है। रस्सी को सांप समझना, ये कभी पूछा गया था परीक्षा में। रस्सी को सांप समझना, वास्तव में रस्सी तो है ही वहाँ पे, पर उसको समझा क्या? सांप समझा। इसका मतलब उद्दीपक तो है पर उसका मिस परसेप्शन हुआ है। ये ब्रह्माशक्ति है, ये भ्रम है, जो स्किज़ोफ्रेनिया का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। दूसरा है विभ्रम, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है? हेलुसिनेशन में उद्दीपक होता ही नहीं है। उद्दीपक होता ही नहीं है, तो फिर क्या होता है? हेलुसिनेशन में हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को जो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, पता है वो कहाँ से मिलती हैं? वो हमारे सेंसेस देते हैं, हमारी संवेदनाएं देती हैं। तो दरअसल हमारे सेंसेस और हमारी संवेदनाएं जो दिमाग को सूचनाएं देती हैं, वो सूचनाएं गलत देती हैं, अतार्किक देती हैं, झूठी देती हैं, वास्तव में होती नहीं है पर फिर भी देती हैं। ठीक है? तो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन के इसके भी कुछ सब पार्ट्स जिनकी मैं बात करूंगा। पहले मैं आपको हेलुसिनेशन वाली बात बताता हूँ। हेलुसिनेशन में ध्यान रखना है, हमारी जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, सेंसेस हैं, वो गलत सूचनाएं देती हैं। और ज्ञानेंद्रियों में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उसके 5 ही महत्वपूर्ण भाग हैं, जिसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक आपने सुना हो टेक्टाइल हेलुसिनेशन, जिसको बोलते हैं स्पर्शी विभ्रांति। क्या बोलते हैं? स्पर्शी विभ्रांति बोलते हैं, स्पर्शी विभ्रम बोलते हैं। यानी इसमें क्या होगा? उद्दीपक नहीं होगा, पर टेक्टाइल, टेक्टाइल मतलब हमारी त्वचा, स्किन गलत सूचना दिमाग को देगी। आप सोचिए कैसा लगेगा। इसके एग्जाम्पल के रूप में परीक्षा में पूछे की बात आपको बता रहा हूँ, शरीर पे झुनझुना चलना या बदन पे चींटियां रेंगना। अगर ऐसा कोई प्रश्न आए तो आपको समझना है टेक्टाइल हेलुसिनेशन की बात हो रही है, स्पर्शी विभ्रम की बात हो रही है। वास्तव में चींटियां थोड़ी रेंग रही हैं, वास्तव में झुनझुना थोड़ी चल रहा है, पर हमारी स्किन थ्रू नर्व सिस्टम ब्रेन को गलत इंटरप्रेट करती है, गलत सूचना देती है, वास्तव में कुछ है ही नहीं। ठीक है? यह है स्पर्शी विभ्रांति या स्पर्शी विभ्रम, जिसको बोलते हैं टेक्टाइल हेलुसिनेशन। एक देहिक विभ्रांति भी बहुत महत्वपूर्ण है। देहिक विभ्रांति या देहिक विभ्रम हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोमेटिक सोमेटिक हेलुसिनेशन। सोमेटिक हेलुसिनेशन, इसमें क्या होता है? इसमें शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ लगती है। जैसे आपने सुना होगा पेट में पियानो बजना, या फिर पेट में सांप रेंगना। ये दैहिक विभ्रांति का एग्जाम्पल है, सोमेटिक हेलुसिनेशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से बाकी सेंसेस भी हो सकते हैं, विजुअल हेलुसिनेशन भी होता है, ठीक है, जिसमें रंगों का प्रत्यक्षीकरण सही नहीं होता, दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण सही नहीं होता। इसी तरह से ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी होता है, श्रवण विभ्रांति। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में या श्रवण विभ्रांति में क्या होता है पता है? इसमें रोगी को यह लगता है कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे पुकार रहा है, जबकि वास्तव में कोई आवाज़ होती ही नहीं है, क्योंकि उद्दीपक तो होता ही नहीं है। ठीक है ना? इस तरह से एक गेस्टेटरी हेलुसिनेशन है। गेस्टेटरी हेलुसिनेशन में क्या होता है? गेस्टेटरी हेलुसिनेशन में विचित्र स्वाद उसको लगता है किसी भी चीज़ में। तो आप सोचिए, जब ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हमारे मस्तिष्क को गलत सूचनाएं देने लग जाएं, तो फिर इंसान कितनी मुश्किल में फंस सकता है ना? एक तरीके से पागल हो जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक मनोरोग है, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, जिसको मनोविकलता बोलते हैं। इसका एक पक्ष मैंने आपको बताया, हालांकि इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं ना, वो मिसबिहेव करने लग जाते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सेरोटोनिन और डोपामिन का नाम आता है। स्किज़ोफ्रेनिया का पहला पार्ट मैंने आपको नहीं बताया, और वो दरअसल था भ्रम या ब्रह्माशक्ति, वो था डिल्यूजन, वो था डिल्यूशन। तो दरअसल डिल्यूजन या डिल्यूशन क्या है? ध्यान दें, इसके 4 प्रमुख पार्ट बताए गए हैं। पहला पार्ट है संदर्भ ब्रह्माशक्ति। देखो, आप आराम से शब्दों को समझो, हो जाएगा काम। संदर्भ ब्रह्माशक्ति, इंग्लिश में कहते हैं डिल्यूशन या डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। संदर्भ रेफरेंस होता है ना, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है? इसमें रोगी हर चीज़ के केंद्र में अपने आप को देखता है। यानी कुछ लोग खड़े हैं, बात कर रहे हैं, वास्तव में उद्दीपक तो हैं, इसका मतलब वो खड़े तो हैं, बात तो कर रहे हैं, तो उसको लगता है मेरी बात कर रहे हैं। कोई इधर से जा रहा है तो उसको लग रहा है कि वो मुझे देख रहा है।
वो मेरा ही पीछा कर रहा है, यानी केंद्र में मैं हूँ, अपने आप को संदर्भित कर लेता है। इसको बोलते हैं संदर्भ भ्रमाशक्ति, इसको बोलते हैं डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस। दूसरा इसका डिल्यूशन का एक प्रकार है डिल्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। डिल्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी उत्पीड़न भ्रमाशक्ति। उत्पीड़न भ्रमाशक्ति क्या है? इसमें रोगी को ये लगता है कि कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई मुझे शूट कर देगा, कोई मुझे फांसी पे लटका देगा। ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, जिसमें रोगी को ये लगता है कि हर कोई उसको मारना चाहता है, उसको उसकी जासूसी कर रहा है, उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिल्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसी तरह से एक होता है डिल्यूशन ऑफ ग्रेंड्यूर। ग्रेंड्यूर इंग्लिश का वर्ड है, ग्रेंड्यूर। डिल्यूशन ऑफ ग्रेंड्यूर, माफ करें, ग्रेंड्यूर। इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम महानता भ्रमाशक्ति। महानता, इसमें रोगी को ये लगता है कि मेरे अंदर बहुत पावर है, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, पर वो शक्ति किसी और की है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं मेरे अंदर भगवान बोलते हैं, मेरे अंदर माता बोलती हैं, मेरे अंदर कोई और शक्ति बोलती है। तो ऐसे जो लोग हैं दरअसल उनमें स्किज़ोफ्रेनिया है। हम लोग उनको पता नहीं क्या क्या समझ रहे थे अब तक। ठीक है, तो एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है उन मासूम, वो पेशेंट हैं। ठीक है, उनको 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 ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो हम उनको कुछ और समझ लेते हैं। ये डिल्यूशन ऑफ ग्रेंड्यूर कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से महानता भ्रमाशक्ति। हाँ, इसी तरह से कई बार ऐसा भी होता है ना कि सब वो कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अभी एक फ़ोन करूँगा, मैं कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं इस देश का पीएम हूँ, मैं मैं मोदी जी हूँ, ऐसा बोलते हैं कई लोग। ठीक है, ये कई लोग मतलब वो जो रोगी हैं वो बोल सकते हैं ऐसा। तो डिल्यूशन ऑफ ग्रेंड्यूर हो गया। इसी तरह से एक होता है डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण भ्रमाशक्ति। डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, रोगी को ऐसा लगता है उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है। जैसे इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, मेरे दिमाग में एक चिप लगी है, वो जैसा मेरे को आदेश देती है वैसा ही करता हूँ। ठीक है, या फिर मुझे कोई नियंत्रित कर रहा है, मुझे कोई आदेश दे रहा है, मैं वैसा ही करता हूँ। ये डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल है। तो चार चार चीज़ें याद रखेंगे आप इसमें डिल्यूशन में। एक तो चार जो चीज़ें हैं, खास बात यह है कि इसमें उद्दीपक होता है, लेकिन उद्दीपक का गलत और मिथ्या प्रत्यक्षीकरण करते हैं। संदर्भ भ्रमाशक्ति मान लें, या नियंत्रण भ्रमाशक्ति, या महानता भ्रमाशक्ति, या फिर आपकी वो उत्पीड़न भ्रमाशक्ति, सब में यही हुआ था ना। दूसरा पार्ट था हेलुसिनेशन, विभ्रम या विभ्रांति। उसमें क्या था, उसमें हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो गलत सूचनाएं देती हैं, इसमें वास्तव में उद्दीपक होता ही नहीं है। तो इसके तमाम एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, पेट में पियानो बजना, बदन पे झुंझुना चलना, चींटियाँ रेंगना, ये सब इसमें है। ठीक है, इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया की कुछ और भी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। जैसे एक केटाटोनिया भी प्रसिद्ध है, केटाटोनिक या केटाटोनिया। केटाटोनिया या केटाटोनिक क्या होता है? केटाटोनिया में रोगी घंटों एक ही मुद्रा में खड़ा रहता है, विचित्र मुद्रा बना के खड़ा रहता है, जड़ हो जाता है। ठीक है ना, इसको जड़त्व केटाटोनिया भी बोलते हैं। तो ये कुछ बातें हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जो हमने करी थी। ओके, वापस चलते हैं उस सवाल पे, क्या था? हाँ, तो अभी आपको क्लियर है विभ्रम व भ्रम का संबंध किस विकृति से है? जवाब आ जाएगा मनोविदलता, स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, विभ्रम दरअसल हेलुसिनेशन है जिसमें उद्दीपक नहीं होता, ज्ञानेंद्रियां मिसपरसेप्शन करती हैं, और भ्रम वो है जिसमें उद्दीपक होता है पर हम उसको गलत तरीके से परसीव करते हैं, गलत तरीके से उसका अर्थ लगाते हैं। ओके, इसी तरह से और भी बातें आगे आती रहेंगी, मैं आपको बताता रहूँगा। एक डिप्रेशन के बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करनी थी, जो आज का मेन बिंदु भी है अपना। तो डिप्रेशन, अवसाद। दरअसल डिप्रेशन एक बहुत ही गंभीर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मनोरोग है। मैं आपको बताऊं, डिप्रेशन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ी बात करेंगे। दरअसल डिप्रेशन शब्द पहली बार जिन्होंने दिया उनका नाम आगे आ जाएगा, मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, डिप्रेशन के बारे में जो महत्वपूर्ण अध्ययन है वो दरअसल दो लोगों ने किए हैं, जिनमें एक नाम हमने भी आपको बताया था, वो नाम था एल्बर्ट एलिस का। किनका नाम है? एल्बर्ट एलिस, एल्बर्ट एलिस साहब का। और दूसरा नाम आएगा एरोन बेक का। तो पहले एलिस साहब ने क्या किया था, एल्बर्ट एलिस ने क्या किया था, मैं थोड़ी सी उनकी बात करता हूँ। एलिस ने दरअसल फोबिया और डिप्रेशन की बात करी थी, और अल्बर्ट एलिस ने एक थेरेपी दी है। दरअसल एलिस और अपने एरोन बेक दोनों ही कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या सीबीटी से एसोसिएट हैं, या कोग्निटिव थेरेपी से एसोसिएट हैं। लेकिन इन दोनों ने जो काम किया उसको मैं अलग अलग आपको बताता हूँ। अल्बर्ट एलिस ने एक
टर्म दिया है दरअसल संवेग तरक चिकित्सा। कौन सा? संवेग तरक चिकित्सा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल इमोटिव थेरेपी। रेट के नाम से प्रसिद्ध है, रेशनल इमोटिव थेरेपी, जो रेट के नाम से प्रसिद्ध है। कई बार इसको REBT भी बोलते हैं, रेशनल इमोशनल बिहेवियरल थेरेपी भी बोलते हैं। दरअसल ये क्या है? तो अल्बर्ट एलिस साहब ने ये बताया कि हम सब क्या करते हैं, हम सब कुछ ऐसे अजम्पशन, ऐसे बिलीफ्स, ऐसी पूर्व धारणाएं विकसित कर लेते हैं जो वास्तव में इरेशनल हैं। इनको उन्होंने बोला अविवेकी विश्वास, यानी अतार्किक या इरेशनल बिलीफ्स और अजम्पशंस हम पैदा कर लेते हैं जो डिप्रेशन का कारण बनते हैं। एक्चुअली इन्होंने बोला कि तर्क के माध्यम से, देखो देखो ये जितने भी थेरेपीज़ हैं, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात करें या फिर डायनेमिक थेरेपी की बात करें, इनमें टॉक थेरेपी होती है, ठीक है ना। चिंतन, फीलिंग और बिहेवियर को जोड़ा जाता है। तो हम तर्क देंगे साहब, तर्क, और तर्क से उसके परिणाम देखेंगे कि आप जो सोच रहे थे, आपने जैसा अजम्पशन किया था, ऐसा हुआ तो नहीं। और फिर तर्क देके उसको, व्यक्ति को, रोगी को मजबूर कर देंगे कि वो पुनर्विचार करे और अपने अविवेकी विश्वास को तर्क से खंडित करके व्यक्ति का जीवन दर्शन बदल जाता है। ये RET थेरेपी की खास बात है। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग बहुत से बिलीव करते हैं, जो एल्बर्ट एलिस साहब ने एग्जाम्पल दिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि किसी को हर किसी का प्यार मिलना चाहिए। क्या ये सही 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 बिलीफ था क्या? नहीं था, इरेशनल था। हर किसी को सबका प्यार मिलता ही नहीं है, पर हम ये मान बैठे थे, और जब नहीं मिलता तो डिप्रेशन होता है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया, मनुष्य का तंग हाली होना या मुफलिसी में होना, या मनुष्य का गरीबी में होना, या मनुष्य की हैप्पीनेस, खुशी, इन सब पे मनुष्य का कंट्रोल नहीं होता, कोई और कंट्रोल करता है। तो ये भी एक रॉन्ग बिलीफ था, ये भी एक इरेशनल अजम्पशन है। इसी तरह से हमारा पास्ट, अतीत, हमारा अतीत हमारे वर्तमान को बुरी तरह से प्रभावित करता है। हम कुछ भी कर लें, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारा अतीत ऐसा था। ये भी एक तरीके का इरेशनल और अतार्किक विश्वास है। एलिस साहब इसी की बात करते हैं कि इन सब को खंडित करेंगे, और खंडित कैसे करेंगे? तर्क देके खंडित करेंगे, और केवल तर्क से ही नहीं होगा, कुछ हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, कुछ परिणाम देखेंगे, और फिर विश्वास दिलाएंगे व्यक्ति को कि देखो ऐसा तो नहीं हुआ, तुम भी सफल हुए, तुम्हारा पास्ट कुछ भी था, देखो तुम्हें भी प्यार करता है कोई, पर इनको भी सब प्यार नहीं करते, इनको भी सब प्यार नहीं करते, बिना प्यार के भी ज़िंदगी चलती है। जब ऐसी बातें आएंगी तो फिर इंसान क्या करेगा? फिर इंसान अपना जीवन दर्शन चेंज कर देगा और डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात किसने बताई थी? ये महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं अल्बर्ट एलिस, जिनकी थेरेपी कहलाती है रेशनल इमोटिव थेरेपी, RET। दूसरी बात, एरोन बेक साहब की बात करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूं। दरअसल डिप्रेशन का कारण मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में काम आने वाली बात है, इसलिए ध्यान रखें। हमारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि साहब डिप्रेशन दरअसल एक ऐसा टर्म है जो व्यक्ति का वातावरण से जो इंटरेक्शन होता है उसका परिणाम होता है। यानी डिप्रेशन व्यक्ति के बिहेवियर का, वो इन्वायरमेंट जो उसको मिलता है, जिसमें वो रहता है, जो मिल रहा है एट प्रेजेंट, उसके साथ इंटरेक्शन जो है उसका रिजल्ट है। और मैं आपको बता दूं, अपने यहाँ क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलो वाली याद है आपको? पेवलो वाली क्लासिकल कंडीशनिंग में डिप्रेशन का कारण क्या माना गया पता है आपको? क्लासिकल कंडीशनिंग में कहा गया है कि जब कोई विशेष उद्दीपक को, स्पेसिफिक स्टिमुलाई, जब कोई विशेष उद्दीपक किसी नेगेटिव इमोशन से या नकारात्मक संवेग से एसोसिएट हो जाता है तो डिप्रेशन उत्पन्न होता है। बहुत से एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, पर अभी आप शॉर्ट में समझें। जब कोई विशेष उद्दीपक किसी नेगेटिव इमोशन से एसोसिएट हो जाए तो यह डिप्रेशन का कारण होता है, ऐसा प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत मानता है, पेवलोस आपकी थियरी मानती है। SLT याद है आपको? SLT मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस बनाए जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप में से बहुत से बच्चे, वो इतने, क्या बोलूँ उनको, मासूम बोलूँ, बेवकूफ़ बोलूँ, जो उन तक जाते ही नहीं है। ठीक है, पुराने वीडियोस देखे नहीं, उनको पता नहीं बेंडोरा क्या है। अभी मेरे से सवाल करते रहते हैं वो व्हाट्सएप पे, सर बेंडोरा ने ये बोला क्या, पियाजे, वाइगोत्स्की पे बताओ सर, जबकि वाइगोत्स्की का मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। ZPD स्केफोल्डिंग में क्या डिफरेंस है मैंने बना रखा है, सारे आकलन पे
सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं, ठीक है ना। नव किसी ने बोला था साहब नियो फ्रॉइडियन के बारे में बताओ, पश्च फ्राइडवादी बताओ, जबकि मैंने उसमें सारे बता रखे हैं, ठीक है ना। आपके युंग से लेके केरन हार्नी से लेके सब कुछ बता रखा है, पर वो देखते ही नहीं हो आप, तो पुराने देखें। एसएलटी थ्योरी याद है आपको, सोशल लर्निंग थियरी, अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, यही मॉडलिंग थियरी है। तो एसएलटी बताती है कि डिप्रेशन का कारण वही 3 वर्ड उन्होंने बताए, इमिटेशन है, ऑब्जर्वेशन है और री है। इनसे इमिटेशन होता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बताई है ओपरेंट कंडीशनिंग में, ऑपरेंट थियरी में, स्किनर वाली। और इन्होंने डिप्रेशन का कारण पता है क्या बताया? इन्होंने बताया कि साहब डिप्रेशन का कारण होता है जब वातावरण से कोई पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट या प्लीजेंट स्टिमुलाई हटा दिया जाता है। यानी जो हमें अच्छा लगता है, वो उद्दीपक, वो व्यक्ति, वो स्थिति अगर चली जाए, हट जाए, तो फिर इंसान डिप्रेशन में आता है। एग्जाम्पल के रूप में जॉब छूट जाना, किसी का जॉब छूट जाए तो साहब डिप्रेशन तो आना ही है। जैसे कोई प्रिय बिछुड़ जाए, जब प्रिय बिछुड़ जाता है तो फिर डिप्रेशन आता है। ऐसा कौन मानता है? ऐसा ओपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत मानता है। बात क्लियर हुई? अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है एरोन बेक साहब की। इनका नाम है एरोन बेक। एरोन बेक ने दरअसल क्या किया? एरोन बेक ने अपनी थेरेपी, जो कोग्निटिव थेरेपी के नाम से भी प्रसिद्ध है, सीबीटी के नाम से भी प्रसिद्ध है, उसमें उन्होंने ये बात बताई कि साहब दरअसल जो डिप्रेशन है उसका कारण है वही महत्वपूर्ण चीज़ कि हम एक नेगेटिव स्कीमा डेवलप कर लेते हैं। हम अपनी एक स्कीमा बनाते हैं, अपने बारे में एक व्यू होता है और वो दरअसल नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव सेल्फ स्कीमा हम बनाते हैं। और ये नेगेटिव सेल्फ स्कीमा हम क्यों बना लेते हैं? ये दरअसल कुछ हमारे ट्रोमेटिक इवेंट्स हुए होते हैं, मतलब कुछ घातक बाल्यकालीन या कुछ पहले के अनुभव होते हैं जो खराब हुए होते हैं। उन खराब अनुभवों के कारण से हम अपने आप में एक नकारात्मक स्कीमा बना लेते हैं। नकारात्मक स्कीमा क्या है? हम अपने आप में एक नज़रिया नकारात्मक बना लेते हैं खुद का, खुद के बारे में, ठीक है। ये नेगेटिव सेल्फ स्कीमा है। और जब नेगेटिव सेल्फ स्कीमा अपनी बन जाती है, खुद के बारे में हम नकारात्मक नज़रिया बनाते हैं, तो फिर दूसरा काम एक और हो जाता है, और वो क्या होता है? वो नेगेटिव व्यू ऑफ वर्ल्ड हो जाता है। वो दुनिया को भी हम नकारात्मक नज़रों से देखते हैं। तो नेगेटिव व्यू हो जाता है किसका? संसार और दुनिया के प्रति। तो एक दूसरी खतरनाक बात और होगी, या खुद के प्रति नकारात्मक नज़रिया हमने विकसित कर लिया, स्कीमा ही बना ली अपने आप की, और फिर क्या हुआ? फिर दुनिया के प्रति नकारात्मक नज़रिया हमारा बन गया, और फिर इसका परिणाम होता है नेगेटिव व्यू ऑफ फ्यूचर। फिर अपने खुद के भविष्य के बारे में भी हम नकारात्मक स्कीमा बना लेते हैं, नकारात्मक विचार पाल लेते हैं, नकारात्मक अजम्पशन बिलीफ्स बना लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन्होंने 3 चीज़ें बताई, नेगेटिव सेल्फ स्कीमा, नेगेटिव व्यू ऑफ वर्ल्ड और नेगेटिव व्यू ऑफ फ्यूचर। ये डिप्रेशन के कारण है। और इसको आप और समझें, एरोन बेक साहब कहते हैं कि साहब नकारात्मक स्कीमा के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कोई ये सोचता है, कोई लड़की ये सोचती है, आई एम फैटी, मैं बहुत मोटी हूँ। एक्चुअली ऐसे ही नहीं हुआ उसके साथ। कभी वो स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो किसी ने उसको चिढ़ाया होगा कि तुम बहुत मोटी हो, किसी ने बोला होगा, तो वो चीज़ क्या होगी? उसकी स्कीमा में बस गई। कोई कहता है मैं बहुत कुरूप हूँ, बहुत बदसूरत हूँ, आई एम अगली, तो किसी ने उसको बोला है, किसी ने बोला कभी, तो बात उसके दिलो दिमाग में हावी हो गई और एक नेगेटिव स्कीमा बन गई कि मैं बहुत कुरूप हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ या बहुत मोटा हूँ। या फिर मैं आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। या फिर आई हैव नो जॉब, मेरे पास जॉब नहीं है। या फिर पेरेंट्स हेट मी, पेरेंट्स मेरे से नफरत करते हैं। या फिर कोई मुझे प्यार नहीं करता। ध्यान दें, कोई मुझे प्यार नहीं करता, नो वन लव्स मी। ये एक एग्जाम्पल है नेगेटिव स्कीमा का, जो अक्सर हम बना लेते हैं। तो फिर क्या करें साहब? कैसे इस डिप्रेशन को दूर करें? क्योंकि नेगेटिव स्कीमा बन गई तो फिर हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड होगा, और फिर हम फ्यूचर के बारे में भी नेगेटिव व्यू रखेंगे तो डिप्रेशन आगे आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? एरोन बेक साहब ने बोला कि साहब इसमें क्या होगा, जब ऐसा डिप्रेशन बन जाता है तो एक ट्रेनर, प्रशिक्षक जो होता है, वो क्या करता है? वो कुछ उससे चर्चा करता है, और टॉक थेरेपी है ये, ठीक है ना। तो वो कुछ कुछ क्वेश्चंस रेज करता है, कुछ प्रश्न उठाता है,
और वो प्रश्न दरअसल उसको सोचने पे मजबूर कर देते हैं, और उन प्रश्नों के कारण से व्यक्ति इंसाइट डेवलप करता है, और वो इंसाइट इतनी शानदार होती है कि वो डिप्रेशन को ओवरकम कर जाती है और डिप्रेशन खत्म हो जाता है। जैसे कैसे प्रश्न कर सकता है ट्रेनर? तो एरोन बेक साहब कहते हैं कि ट्रेनर उसको बोलेगा, तुम कहते हो ना कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो फिर मुझे ये जवाब दो कि कोई तुम्हें क्यों प्यार करे। कितनी शानदार बात है, कोई तुम्हें क्यों प्यार करे। अब ये सवाल जब उससे पूछा तो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि हाँ यार, कोई मुझे क्यों प्यार करे, मुझ में ऐसा क्या है। या फिर मैं परीक्षा में फेल हो जाता हूँ, तो उसको पूछो, परीक्षा में पास करना तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या तुम जानते हो? तुम्हारे लिए परीक्षा की क्या वैल्यू है, तुम्हारे लिए परीक्षा की क्या वर्थ है, तुम्हारे लिए सफलता क्या मायने रखती है यार। जब ऐसे सवाल उसके सामने जाएंगे तो वो फिर सोचेगा कि हाँ, ये परीक्षा मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, या मैंने आज तक इसको सीरियसली लिया ही नहीं। या फिर और ऐसे 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 प्रश्नों पे फिर वहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा, द्वंद होगा, सोचेगा, संज्ञानात्मक स्तर पे काम हो रहा है ना, और फिर एक इनसाइट डेवलप होगा, एक अंतर्दृष्टि डेवलप होगी उसमें, और ये अंतर्दृष्टि उसके डिप्रेशन को दूर कर देगी। ये बेहद महत्वपूर्ण बात बताने वाले थे एरोन बेक, और एरोन बेक की ये वाली बात कहलाती है कॉग्निटिव थेरेपी, या फिर सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। क्लियर हुई ये बात आपको? ओके, कुछ और बात करेंगे हम, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे आगे। काफ़ी लंबा हो रहा है, चलिए, तो 4 वाला हो गया था। अब 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न है, निम्न में से किसे भावात्मक रोग कहा जाएगा? भावात्मक, पहला है मनोविदलता स्किजोफ्रेनिया, दूसरा है उत्साह विषाद मैनिया डिप्रेशन, तीसरा है ब्रह्माशक्ति डिल्यूशंस, चौथा है मानसिक मंदन मेंटल रिटार्डेशन। तो भावात्मक का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। आ सारे 2 नंबर ऑप्शन आ रहे हैं, उत्साह विषाद मैनिया डिप्रेशन। उत्साह विषाद भी एक बहुत ही गंभीर तरीके का मनोरोग है। मैनिया डिप्रेशन में क्या होता है? मैनिया डिप्रेशन दरअसल, पहली बात आपको याद रखनी है कि साहब, डिप्रेशन जो शब्द दिया था वो दिया था क्रेपलिन साहब ने। किसने दिया था? क्रेपलिन साहब। आपके उसमें पीडीएफ में आ जाएगा ये नाम, क्योंकि आगे मैंने प्रश्नों में लिया है। तो मैनिया डिप्रेशन क्या, कई प्रकार के डिप्रेशन होते हैं, डिप्रेशन 1, डिप्रेशन 2, ठीक है। मैनिया डिप्रेशन में दोनों चीज़ें हैं। देखिए, इसमें इसको कई 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 बार आपने सुना होगा, बाईपोलर डिसऑर्डर है ये, बाईपोलर, यानी इसमें दो ध्रुव हैं, द्विध्रुवीय विकार भी इसको कहते हैं, ठीक है। बाईपोलर डिसऑर्डर भी इसको कहते हैं। उत्साह विषाद हिंदी में एक नाम आपने लिया, ठीक है ना। मैनिया डिप्रेशन, मैनिया का मतलब होता है उत्साह, डिप्रेशन का मतलब होता है विषाद। यानी इसमें क्या होता है, इसमें कई बार ऐसी स्थिति आती है कि इंसान अति क्रियाशील हो जाता है, ज़्यादा उत्साही हो जाता है, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो मैनिया होता है। और कई बार उदासीन हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता, किसी से बात नहीं करता, अकेला रहता है, ठीक है, निराशा में रहता है, वो डिप्रेशन होता है। तो ये रह रह के होता है, ठीक है ना। और कई बार ये बहुत लंबा चलता है, कई बार ये साइकिल बहुत जल्दी जल्दी घूमता है। तो इसको बोलते हैं उत्साह विषाद। दरअसल उत्साह में वो बहुत से ऐसे काम कर सकता है, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें बहुत से लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं साहब, क्योंकि वो मैनिया में होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी कर सकते हैं उस समय वो। और फिर जब डिप्रेशन में आते हैं तो फिर वो, उनको बहुत पछतावा होता है, और फिर वो निराश हो जाते हैं, और फिर चीज़ें एकदम से बदल जाती हैं। तो ये मैनिया डिप्रेशन है। मनोविदलता मैं आपको बता चुका हूँ, डिल्यूजन इसका एक भाग है। मेंटल रिटार्डेशन, इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं करता हूँ। दरअसल एनसीईआरटी में दे रखा है कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जिनको विकासात्मक विकार कह सकते हैं। और ये विकासात्मक विकार जो शब्द है, वो दरअसल इसलिए पड़ा कि साहब, जब बच्चा छोटा होता है, जब विकासात्मक अवस्थाओं में होता है, तभी से उसमें ये विकार आ जाते हैं, और मोस्टली चाइल्डहुड में ऐसे विकार आते हैं, ठीक है। अगर इनको नहीं समझा गया तो फिर आगे जाके ये उसके पूरे जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ये विकासात्मक विकार होते हैं। और मेनली ये 4 प्रकार के विकासात्मक विकार की बात करी है एनसीईआरटी में, जिसमें पहला है एडीएसडी। एडीएसडी से आप खूब वाकिफ हैं, हमने भी बहुत बार चर्चा की है। अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएसडी, जिसमें ये लड़कों में ज़्यादा होता है, ठीक है ना, स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चों में, जिसमें वो किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। एक्चुअली इसमें 2 टर्म है। एक तो अटेंशन डेफिसिट, यानी अवधान न्यूनता होती है, अवधान न्यूनता, कहीं पे ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, सब भटकते रहते हैं, उनका ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। एक हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, साथ में वो एक जगह बैठ भी नहीं सकते, आप उनको कितना भी पकड़ के बैठा लो। आप जब स्कूल जाओगे ना, तो आप देखोगे ऐसे बच्चे, कितना भी बैठाओ उनको पकड़ के, लेकिन वो छुड़ा के भाग ही जाएंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी इस विंडो पे, कभी उस विंडो पे उछल कूद मचाएंगे वो। तो ये एडीएसडी एक्चुअली छोटे बच्चों का विकार है, जो बॉयज़ में ज़्यादा होता है बनिस्पत गर्ल्स के, ठीक है। ये एक विकासात्मक विकार है जो बाल्यावस्था का महत्वपूर्ण विकार है। दूसरा उन्होंने बताया है एएसडी,
ASD दरअसल क्या है? ASD है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें भी बहुत से डिसऑर्डर एक साथ शामिल होते हैं, इसलिए इसको भी अम्ब्रेला टर्म बोलते हैं। दरअसल ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म, लियो केनर का नाम आएगा, उन्होंने पहली बार बोला था। ऑटिज्म में क्या होता है? ऑटिज्म में हिंदी में बोलते हैं स्वलीनता। ऑटिज्म में क्या होता है? ऑटिज्म में बच्चा अंतर्मुखी हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जब बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं हम, तो बाल्यावस्था में बच्चा दूसरों से, बाल्यावस्था में पता है आपको बहिर्मुखी स्वभाव होना चाहिए, पीयर ग्रुप का मेंबर बनता है। पर जिन बच्चों के, जो बच्चे एएसडी से पीड़ित होते हैं, वो क्या करते हैं? वो दूसरों से घुलते मिलते नहीं है, इवन दूसरों के सामने नहीं जाते हैं। इवन कोई जब उनके घर पे आता है तो वो छुप जाते हैं, वो दूसरों से आई कांटेक्ट नहीं करते, दूसरों से नज़रें नहीं मिलाते, इवन कम्युनिकेशन नहीं करते। ऐसे बच्चों में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसे बच्चे भाषा ठीक तरीके से बोल नहीं पाते हैं, भाषा सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अकेले में रहते हैं, है ना। और ऐसे बच्चे कुछ खिलौनों से भी डरते हैं, ठीक है, अजनबी लोगों से डरते हैं। ऐसे बच्चे अपने आप में खोए खोए से रहते हैं, किसी एक चीज़ की तरफ अगर वो ताकना शुरू कर देंगे तो उधर ही देखते रहेंगे। हालांकि कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हल्की फुल्की हैं, किसी खिलौने को जैसे उठाना या पकड़ना, तो ये बार बार उनको रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, कुछ गमक क्रियाएं पुनरावृत्ति करते हैं। तो ऑटिज्म के बारे में ध्यान रखने वाली बात है, ये बाल्यावस्था से संबंधित है। हालांकि शिशुअवस्था से पता लग जाता है, पर बाल्यावस्था में आते, शिशुअवस्था में तो शिशु वैसे ऑटिस्टिक होता है ना। पर बाल्यावस्था में अगर वो ठीक नहीं हुआ तो हमें फिर ध्यान रखना है कि वो एक ही तरफ, कहीं आपका बच्चा अगर एक ही तरफ किसी लाइट की तरफ निहार रहा है, उधर ही देख रहा है, तो समझना है कुछ गड़बड़ हो सकती है। बाल्यावस्था में आते ही वो ओके हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरों से छुपेगा, आई कॉन्टेक्ट नहीं करेगा, कुछ ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़, गमक व्यवहार, जैसे हाथ को उठाना, गिराना, हाथ को चेहरे पे ले जाना, या कोई भी ऐसा व्यवहार हो सकता है जो वो बार बार करता है, तो फिर वो ऑटिस्टिक हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन में बाधा होती है, बोलने में दिक्कत होती है, शब्द बोल नहीं पा रहा है, दूसरों से डर रहा है, घबरा रहा है, तो वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसको हम ASD बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। तो बाल्यावस्था का पहला ADHD हमने आपको बताया, दूसरा ASD आपको बताया, और ऐसे ही एक तीसरा विकार जो बाल्यावस्था से संबंधित है, जिसको माना गया है, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले चौथा सुन लें आप। चौथा है दरअसल आपका मेंटल रिटार्डेशन। चौथा कौन सा है? मेंटल रिटार्डेशन। तीसरा भी बताता हूँ। तीसरा है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिनके बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसके बारे में। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी कुछ खास विशिष्ट सीखने की अक्षमताएं। इसमें क्या होता है? इसमें वही ब्रेन में वायरिंग की बात है, तो वो कुछ कुछ खास खास स्पेसिफिक उसको प्रॉब्लम्स आती हैं सीखने में। जैसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है ना, डिसलेक्सिया, लिखने में डिस्ग्राफिया, कैलकुलेशन करने में डिसकैलकुलिया, ठीक है। वैसे ही गमक क्रियाएं करने में तो डिस्पेक्सिया। वैसे डिसलेक्सिया जो टर्म है उसमें ये सब शामिल भी होते हैं। तो ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती हैं, ये बाल्यावस्था का तीसरा महत्वपूर्ण विकार माना गया है। विशिष्ट अधिगम अक्षमताएं जिनको कह सकते हैं, या अधिगम असक्तताएं जिनको कह सकते हैं। और चौथा मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन पे मेरे पुराने वीडियो में आपको मिल जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन पे दरअसल जिन बच्चों की IQ 70 से कम है, कितनी है? 70 से कम है, बिलो 70 है, उनको मेंटल रिटार्डेशन में या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में या बौद्धिक असक्ता में गिना जाता है। और इसकी 4 कैटेगरीज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या फिर अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने दी है, ठीक है। तो वो 4 कैटेगरीज आप पढ़ चुके हैं, पुराने वीडियोज़ में देख लीजिए, बुक में बाकायदा क्लियर है एकदम, इसमें से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। पहली है माइल्ड, दूसरी है मॉडरेट, तीसरी है सीवियर, और चौथी है प्रोफाउंड। इन चारों के बारे में पुराने वीडियोज में भी बता चुका हूँ। माइल्ड हल्का मंदन है, इनके परसेंटेज भी है। मॉडरेट मध्यम मंदन है, ये तीव्र मंदन है। और चौथा बहुत गंभीर है। चौथे वाले प्रोफाउंड होते हैं, जो ना तो गमक क्रियाएं कर सकते हैं ना सेंसेस काम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे वालों में क्या होता है? सेंसेस काम करते हैं लेकिन गमक क्रियाएं इनकी नहीं होती, मोटर स्किल्स नहीं काम करता, इसलिए इन दोनों को संरक्षण योग्य कहते हैं, ठीक है। माइल्ड और मॉडरेट जो हैं उनको एडुकेबल बोलते हैं, है ना, उनको अपन वो कर सकते हैं अपना क्या, शिक्षण योग्य। तो शिक्षण योग्य, प्रशिक्षण योग्य और संरक्षण योग्य, ये सारी चीज़ भी आपको बता चुका हूँ, तो वहाँ पे आप देख लेना कुल मिला के। अच्छा, एक बात और, ये जो मेंटल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इसके लिए 2 प्रसिद्ध चीज़ें हैं दरअसल। एक तो WHO ने कुछ विकारों की, मनोवैज्ञानिक विकारों की या मानसिक विकारों की सूची जारी की है, जो ICD-10 के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? ICD-10 के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिजीजेज। ये 10 प्रकार की बीमारियां हैं, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया से लेके पैरानोइया से लेके
पुरुषत्व नारीत्व से लेकर सारी चीज़ें हैं जो हमने अपनी बुक में एकदम बाकायदा क्लियर दी हैं, आपको वहाँ भी मिल जाएंगी। एक इसी तरह से अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने मेंटल डिसऑर्डर्स और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की एक लिस्ट जारी की है जो DSM के नाम से प्रसिद्ध है। अभी तक हम DSM-4 पढ़ रहे थे, अब DSM-5 भी आ चुकी है। DSM-5 अभी आई है पिछले दशक में। DSM-5 यानी ये क्या है? ये है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो इसमें उन्होंने बहुत सी कैटेगरीज दी हैं। अभी DSM-5 में कुल मिला के 250 कैटेगरीज हैं, 250 कैटेगरीज हैं जो मनोवैज्ञानिक विकारों के बारे में बताती हैं। DSM-5 क्या है? DSM-5 दरअसल अमेरिका में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ और अमेरिकन साइकेट्रिक संघ के द्वारा तैयार किए गए मनोरोगों की सूचियां हैं। और WHO ने तैयार करी थी कुछ मेंटल डिजीज़ के बारे में, मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में उनकी बात की जाती है। ओके, तो चलिए कहाँ पे थे हम? चौथा प्रश्न हो गया था साहब, भावात्मक रोग किसे बोलेंगे? तो उत्साह विषाद, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। पांचवा प्रश्न भी हो गया, छठा प्रश्न चलते हैं पर। ओके, अब देखो वो बात आ गई, मनश्चिकित्सा की सबसे प्राचीन विधि है। 4 विधियां हैं दरअसल, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शंस में पहला व्यवहार चिकित्सा बिहेवियरल थेरेपी, दूसरा मनोगत्यात्मक चिकित्सा, तीसरा संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा और चौथा मानवतावादी अस्तित्व चिकित्सा। तो ध्यान देंगे, मनोचिकित्सा की सबसे प्राचीन विधि याद रखेंगे, सबसे प्राचीन विधि है सिगमंड फ्राइड साहब वाली, और इस बार भी आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मनोगत्यात्मक चिकित्सा, जिसको बोलते हैं साइकोडायनेमिक थेरेपी। मनोगत्यात्मक चिकित्सा क्या है? वही अचेतन, इड, ईगो, सुपर ईगो, अर्धचेतन, फ्राइड का खूब डिटेल में हमने बताया, वीडियोस भी हैं, बुक में भी है, और मौका मिला तो माफ़ करें कभी और भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे प्राचीन विधि आप याद रखेंगे सिगमंड फ्राइड साहब की है मनोगत्यात्मक चिकित्सा। हालांकि बाद में इसमें कार्ल युंग साहब ने भी योगदान दिया है, तो फ्रॉइड और युंग दोनों का नाम आप याद रखेंगे। बस हल्का सा फर्क ये रहेगा, केवल डायनेमिक थेरेपी है तो सिगमंड फ्राइड साहब हैं, और इसके साथ अगर एक शब्द जुड़ जाए विश्लेषणात्मक मनोगत्यात्मक चिकित्सा तो कार्ल युंग का नाम आ जाएगा। एनालिटिक शब्द जुड़ जाए एनालिटिक डायनेमिक थेरेपी तो कार्ल युंग का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह संज्ञान व्यवहार चिकित्सा कोग्निटिव थेरेपी बोल सकते हैं या कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोल सकते हैं, CBT। और CBT में 2 नाम मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक तो एरोन बेक और दूसरा नाम आप याद करें, दूसरा नाम था एलिस साहब का, एल्बर्ट एलिस, तो वो CBT से संबंधित थे। मानवतावादी अस्तित्व चिकित्सा कार्ल रोजर साहब की है। किसकी है? कार्ल रोजर की, जिन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दी है। अभी अगला प्रश्न आएगा तब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। तो मनस चिकित्सा की सबसे प्राचीन विधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2 मनोगत्यात्मक चिकित्सा। चलिए 7 नंबर का प्रश्न आ गया, क्लाइंट सेंटर्ड चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? अब वो कुछ नाम आ रहे हैं जिनके बारे में हमने बात करी थी, इनके बारे में जानेंगे हम चलिए, क्लाइंट सेंटर्ड चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? फ्रेडरिक फिट्जपल्स, वोल्फ, कार्ल रोजर्स, एल्बर्ट एलिस तथा एरोन बेक। लग रहे हैं ना परिचित नाम आपको? ओके, तो क्लाइंट सेंटर्ड चिकित्सा ये देने वाले हैं कार्ल रोजर्स। कौन है? कार्ल रोजर्स। दरअसल क्लाइंट सेंटर्ड इंग्लिश का वर्ड है और ये परीक्षा में जरूर आपको पूछा जाता है, इसलिए मैंने यही लिया है। पर हिंदी में पता है इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सेवार्थी केंद्रित। सेवार्थी यानी जो रोगी है वो, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा हिंदी में, और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इंग्लिश में किसने दी? तो कार्ल रोजर्स ने। तो आपको ध्यान होगा अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स दोनों मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं। और कार्ल रोजर्स ने ये कहा कि साहब इंसान वास्तव में अच्छा होता है, नॉट अ बैड, गुड। इंसान अच्छा होता है, इंसान स्वप्रेरित होता है, इंसान मोटिवेटेड होता है, अच्छे काम करता है, बस हमें उसके उस वजूद को अहमियत देनी है, हमें उसके उस सेल्फ को स्वीकार करना है, हमें उसके उस सेल्फ को बढ़ाना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको हतोत्साहित नहीं करना है, उसको डिप्रेस नहीं करना है, उसको दबाना नहीं है। ये क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी कहलाती है। यानी इंसान को जानें, समझें और उसके सेल्फ को, उसके आत्म को मोटिवेट कर दें, उसके आत्म को बढ़ावा दें और फिर देखो वो क्या कमाल करता है। तो ये कहलाती है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ओके, इसमें देखिए आप, एक नाम हमने लिया फ्रेडरिक फिट्जपल्स, तो ध्यान रखेंगे फ्रेडरिक फिट्जपल्स बहुत बार ये परीक्षा में आ चुका है, ध्यान है ना आपको। इन्होंने गेस्टाल्ट थेरेपी दी है। कौन सी दी है? गेस्टाल्ट थेरेपी
या गेस्टाल्ट चिकित्सा। तो ध्यान रखें, परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होना है। गेस्टाल्ट वाद किसने दिया? तो आपको वो तीनों जर्मन साइकोलॉजिस्ट के नाम याद रखने हैं, मैक्स वर्दीमर, कूट कोफका, कोहलर। लेकिन गेस्टाल्ट चिकित्सा किसने दी? तो फ्रेडरिक फिट्जफल्स का नाम याद रखना है, इनकी वाइफ और इन दोनों ने ये दी है गेस्टाल्ट चिकित्सा। और इसमें भी सेम ऐसी बात है रोजर्स वाली जो हम अभी कर रहे थे। इन्होंने सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात की है कि इंसान को सेल्फ एक्सेप्टेंस में ले जाएं। एक्सेप्टेंस को बोलेंगे स्व स्वीकृति और स्व स्वीकृति, ठीक है ना, और सेल्फ प्रोग्रेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ प्रोग्रेस, सेल्फ बिल्ड, ऐसे कुछ शब्द आए तो आपको समझना है। सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता, ठीक है ना, कि इंसान अपने बारे में जाने, सेल्फ अवेयर हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस हो, सेल्फ प्रोग्रेसिव हो। तो इस थेरेपी को बोलते हैं गेस्टाल्ट चिकित्सा, और ये देने वाले थे फ्रेडरिक फिट्जपल्स, याद रहेगा आपको। अब एक नाम आता है वोल्प। वोल्प ने बहुत शानदार क्या काम किया था। वोल्प ने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। इनका नाम है जोसेफ वोल्प। क्या नाम है? जोसेफ वोल्प। और वोल्प ने दरअसल क्या किया था? जोसेफ वोल्प ने फोबिया और एंजाइटी को दूर करने के लिए एक तकनीक का विकास किया जो क्रमिक संवेदीकरण तकनीक कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रमिक संवेदीकरण। वोल्प की बात कर रहे हैं हम। क्रमिक संवेदीकरण तकनीक के नाम से प्रसिद्ध है। क्रमिक संवेदीकरण हिंदी में और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक सेंसिटाइजेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक, पिछली बार भी हमने शायद चर्चा की थी इस पे। सेंसिटाइजेशन, ये बहुत शानदार चीज़ है, देखना ये क्या होती है। सिस्टेमेटिक सेंसिटाइजेशन टेक्निक देने वाले कौन है? जोसेफ वोल्प नाम है इनका। जोसेफ वोल्प, जोसेफ वोल्प ने ये दी, ठीक है। तो क्या होता है इसमें? इसमें दरअसल वो फोबिया और वो डर जो हम में बस गए हैं, आपने कभी पढ़ा है ना कि सब बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए या डर को दूर करने के लिए पेवलो महत्वपूर्ण है, एडविन गुथरी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो दरअसल वो डर जो हम में बस गए वो पता है क्यों हो गए? वो किसी अनुबंध की वजह से हो गए थे, ठीक है। तो कंडीशनिंग की वजह से वो हम में आ गए। तो इसमें क्या किया जाता है? सिस्टमेटिक माफ करें, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है ये। क्या है सिस्टमेटिक? क्रमिक संवेदीकरण, ओके। सिस्टमेटिक सेंसिटाइजेशन, चलिए सेंसिटाइजेशन ही है, सिस्टमेटिक सेंसिटाइजेशन। क्रमिक संवेदीकरण में क्या होता है? आप याद करें, कभी हमने ऑफलाइन में आपको बताया था कि साहब वाटसन ने अल्बर्ट पे प्रयोग किया था। अल्बर्ट उस वाइट रेट को बहुत ऐसे प्यार करता था, झिंझोड़ देता था, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया? वो टेप रिकॉर्डर डरावना सा भर दिया, तो वो बच्चा इतना डर गया कि उसने हाथ लगाना ही छोड़ दिया। लेकिन फिर वो बहुत डर गया था, तो फिर क्या किया? फिर उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया जिसमें जिसमें उन्होंने वापस उस वाइट रेट के साथ बच्चे को खेलना सिखा दिया, ठीक है। और उसके लिए क्या किया उन्होंने? उसको कोने में ला के रखा, दूर ला के रखा, फिर धीरे धीरे पास लाते गए, और एक वक्त आया कि बच्चा वापस उससे खेलने लगा। तो दरअसल ये जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, ओके, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है, या यूँ मान लें इसको, कोई दिक्कत नहीं। क्रमिक संवेदीकरण की जो तकनीक है, इसमें क्या होता है? क्रमिक संवेदीकरण है तो फिर सेंसिटाइजेशन है, जो भी देख लेना। क्रमिक संवेदीकरण जो है, सिस्टमेटिक सेंसिटाइजेशन है, उसमें क्या होता है? इसमें रोगी को हम काउंटर कंडीशनिंग के द्वारा, बात समझ में आ रही है? काउंटर कंडीशनिंग मतलब पहले कंडीशनिंग से वो चीज़ उसमें स्थापित हुई थी, अब हम काउंटर कंडीशनिंग करेंगे, और उसमें फियर की जगह रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन ये हायरार्की क्रम में होगा, ये ध्यान रखना है। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें एक तो ध्यान रखना है, एक तो इसमें हमें कुछ ऐसी तकनीकें साथ में काम लेनी पड़ेंगी, जैसे कि ब्रीदिंग है ना, डीप ब्रीदिंग है ना। डीप ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? यानी रिलैक्सेशन करना है, ठीक है। तो गहरी सांस लेंगे हम। मान लो फोबिया की बात करें, मान लो किसी को स्पाइडर से डर लगता है। स्पाइडर समझो ना, मकड़ी, कॉकरोच। कॉकरोच अलग है, ये स्पाइडर है। स्पाइडर से उसको फोबिया है, स्पाइडर को देखते ही और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? स्पाइडर का एक चित्र दूर कहीं रख देंगे, क्योंकि वो इतनी दूर है, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं हो रहा, दूर रख देंगे, उसको दिखे स्पाइडर की, मकड़ी की एक तस्वीर दूर रख देंगे, कोने में, कोने पे, ठीक है। तो उसने उसको देखा,
ठीक है, देखा तो घबराहट होगी, फोबिया होगा, हम बोलेंगे एक डीप ब्रीद लो, अपने आप को रिलैक्स करो और कुछ इमेजिन करो अच्छी चीज़ों का। तो वो डीप ब्रीद लेगी, लेगी इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉकरोच, स्पाइडर ये सब महिलाओं की चीज़ें हैं। तो डीप ब्रीद लेगी, रिलैक्स करेगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर उसने कुछ कुछ राहत महसूस की, ठीक है, फिर उसको और पास लाएंगे, फिर और पास लाएंगे, और पास लाएंगे, और पास लाएंगे। जब पास ले आए तो जब भी एक्सट्रीम में हुआ ना, जब भी सहन नहीं हो रहा अब, तो फिर डीप ब्रीद करो, कुछ इमेजिन करो, ओके, इमेज बनाओ, अच्छी चीज़ों की इमेज बनाओ, तो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। और फिर बहुत पास लाएंगे, और फिर पास लाके फिर वो चित्र है, फिर वो चित्र से तो आराम से उसका वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो रिलैक्सेशन जो चल रहा है ना, उससे एसोसिएशन हो रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर वास्तव में स्पाइडर को एक बॉक्स में बंद करके वहाँ पे छोड़ेंगे। तो क्रम से हो रहा है ना, ये हायरार्किक प्रोसेस, इसलिए बोला बोला इसको। फिर अब वो स्पाइडर को वास्तव में देखा, पर वो बॉक्स में है, इसलिए थोड़ा इतना ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं होगा। फिर रिलैक्स करके फिर उसको भी वो पास लेना सीख लेगी। फिर वो बॉक्स उसके हाथ में दे देंगे, रिलैक्स लेगी तो बॉक्स को हाथ में लेना भी सीख जाएगी। फिर वास्तव में स्पाइडर हाथ पे रख देंगे, तो अगर सीधा स्पाइडर हाथ पे रखा तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन अभी धीरे धीरे करके हमने ऐसा कर दिया। एक्चुअली क्या होता है इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, बहुत बड़ी थ्योरी है जो वो साहब ने बताई है। वो क्या है, वो है एक रेसिप्रोकल इनहिबिशन थ्योरी। रेसिप्रोकल, माफ करें, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल इनहिबिशन थियरी। रेसिप्रोकल इनहिबिशन थियरी दरअसल क्या है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं अन्योन्य प्रावरोध का सिद्धांत। एनसीईआरटी में दे रखा है, पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। अन्योन्य प्रावरोध का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, इसमें जब दो विरोधी शक्तियां एक साथ उपस्थित की जाएं तो कमजोर शक्ति अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एक तो स्पाइडर वाला, एक स्वेटर वाला जो डर था ना, एक रिलैक्सेशन, तो दोनों को एक साथ दिया, क्योंकि जब भी वो हुआ रिलैक्स किया, इमेज बनाई अच्छी। तो इसमें क्या होता है कि रिलैक्सेशन चूंकि सपोर्ट कर रहा है उस पॉजिटिव रिस्पॉन्स को, उस रिलैक्सेशन वाले रिस्पॉन्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं सब, है ना। और स्पाइडर वाले को जहाँ पे चाहा वहीं रोक दिया, तो इसमें पावरफुल कौन सा हो जाएगा, पावरफुल रिलैक्सेशन वाला रिस्पॉन्स हो जाएगा। और फिर रोगी क्या करेगा, रोगी फियर की जगह रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को अडॉप्ट कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, क्रमिक संवेदीकरण, संवेदीकरण ही मान लो, ठीक है ना, सिस्टमेटिक सेंसिटाइजेशन। और सिस्टमेटिक सेंसिटाइजेशन देने वाले कौन हैं, ये हैं जोसेफ वोल्फ। ओके, काफ़ी बहुत लंबा वीडियो हो गया, चलिए। तो अभी हमने आपको बताया फ्रेडरिक पल्स चिकित्सा, क्लाइंट सेंटर चिकित्सा प्रतिपादन किसने किया, कार्ल रोजर्स इसका आंसर हो गया। फ्रेडरिक पिट्सपल्स ने क्या किया, उन्होंने गेस्टाल्ट चिकित्सा दी। वोल्फ ने कौन सी दी, वोल्फ में फोबिया और एंजाइटी को दूर करने के लिए सिस्टमेटिक सेंसिटाइजेशन दिया, सेंसिटाइजेशन नहीं है, ओके, सिस्टमेटिक सेंसिटाइजेशन दिया, क्रमिक विसंवेदीकरण दिया। और कार्ल रोजर्स ने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दी, ठीक है। अल्बर्ट एलिस और एरन बेक के बारे में आपको बता चुका हूँ, डिप्रेशन और एंजाइटी पे इन्होंने काम किया। अल्बर्ट एलिस और एरन बेक दोनों कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देने वाले हैं, संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक थेरेपी देने, व्यवहारात्मक संज्ञानात्मक का ही हिस्सा है, ध्यान रखेंगे आप, देने वाले हैं। अलग भी कर सकते हैं इसको, इसका पार्ट भी मान सकते हैं। तो सीबीटी के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एक खास बात मैं आपको बता दूं, अल्बर्ट एलिस साहब जो हैं, उन्होंने दिया था रेशनल इमोटिव थेरेपी। क्या दी थी, रेशनल इमोटिव थेरेपी दी थी, जिसमें वो अतार्किक बिलीफ्स जो हैं, वो अविवेकी विश्वास शब्द बोला उन्होंने, उन्होंने हिंदी में बोल सकते हैं, अविवेकी विश्वास जो हैं उनको तर्क से खंडित करके और व्यक्ति के जीवन दर्शन को बदल दिया जाता है। जैसे हम सोचते हैं ना, वो बात है कि साहब पास्ट का बहुत प्रभाव है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो हो सकता है, ये एलिस ने बताया था। और एरन बेक ने तो वो बहुत शानदार बात बताई थी कि नेगेटिव सेल्फ स्कीमा अपनी, फिर उससे नेगेटिव व्यू वर्ल्ड का कर लेंगे, फिर नेगेटिव फ्यूचर का कर लेंगे, उसको मिटाएंगे। और वो प्रश्न जो जो आपको वो बोलते हो ना, सोचते हो ना कि मैं बहुत कुरूप हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, उनकी जगह आपसे वो प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपको कोई प्यार क्यों करे, या परीक्षा को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, आप क्या समझते हो परीक्षा को, आप परीक्षा को कितने वर्ग देते हो। तो ये सब बातें व्यक्ति में इंसाइट पैदा करती हैं और डिप्रेशन दूर होता है। तो डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करने के लिए अल्बर्ट एलिस और एरन बेक ने सीबीटी दिया, सीबीटी कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी। इनमें अल्बर्ट एलिस की आरईटी बहुत प्रसिद्ध है, रिमोट रेशनल इमोटिव थेरेपी बहुत प्रसिद्ध है, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, रेशनल इमोटिव थेरेपी। अब हिंदी इंग्लिश में उल्टे सीधे नाम होते हैं, इसमें तार्किक पहले नहीं आके क्या आ जाएगा, संवेग तरक चिकित्सा, ठीक है, संवेग तरक चिकित्सा। रेट या आरईबीटी किसने दी, अल्बर्ट एलिस ने दी, ठीक है।
और डिप्रेशन को दूर करने के लिए एरन बेक ने माफ करें कॉग्निटिव थेरेपी दी। ओके, चलिए आठवां प्रश्न। और आठवां प्रश्न, सिजोफ्रेनिया शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? क्रेपलिन, ब्यूलर, एंटन मेस्मर, लेजारस एवं फोकमैन। तो देखो सिजोफ्रेनिया शब्द पहली बार किसने दिया था? वापस 2 नंबर ऑप्शन आ गया, ब्यूलर। किसने दिया? ब्यूलर। आपको याद है क्रेपलिन ने पहली बार डिप्रेशन शब्द दिया था। कौन सा दिया था? डिप्रेशन। ठीक है। एंटन मेस्मर, ये नाम ध्यान रखना। एंटन मेस्मर दरअसल ऑस्ट्रिया के थे, और ऑस्ट्रिया से वही वाली बातें याद आ जाएगा आपको। एंटन मेस्मर ने पहली बार दिया था हिप्नोसिस, सम्मोहन शब्द पहली बार दिया था। सम्मोहन, हिप्नोसिस, फ्राइड साहब से पहले हिप्नोसिस। हिप्नोसिस की लंबी कहानियां हैं, लंबी चीज़ें हैं, अभी आप एग्जाम दे लो, फिर कभी मन लगा के पढ़ना, मजा आएगा साइकोलॉजी में। तो सम्मोहन और हिप्नोसिस दिया था एंटन या एंटोन मेस्मर ने। और ख़ास बात, ये इतना प्रसिद्ध टर्म है कि सम्मोहन को मैस्मेरिज्म भी बोलते हैं। मैस्मेरिज्म, कभी आपने ये नाम सुना हो तो। मैस्मेरिज्म क्यों बोलते हैं? दरअसल मैस्मेरिज्म एंटोन मेस्मर के नाम पर सम्मोहन को कहते हैं। ओके, अब इसमें एक चीज़, लेजारस व फोकमैन का नाम आया तो एक छोटी सी 1 मिनट की बात है, मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ लें लेजारस व फोकमैन कौन थे और उन्होंने क्या किया था। दरअसल ध्यान देंगे, लेजारस व फोकमैन दबाव वाले टॉपिक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। इन्होंने दबाव को कम करने के लिए संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। और इन्होंने दबाव को कम करने के लिए 2 तकनीकें बताई साहब। कितनी तकनीकें बताई? 2 तकनीकें बताई साहब। कितनी? 2। किसकी बात कर रहे हैं? लेजारस व फोकमैन की बात कर रहे हैं। 2 तकनीकें कौन सी बताई? बहुत सिंपल है। एक तो समस्या केंद्रित, और दूसरी संवेग केंद्रित। उन्होंने बोला समस्या केंद्रित सामना, यानी प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, प्रॉब्लम फोकस्ड, और यह है इमोशन फोकस्ड कोपिंग। यानी इन्होंने ये कहा कि जब दबाव कब होता है? जब कोई समस्या होती है, टेंशन तभी तो है, दबाव स्ट्रेस तभी तो है, जब जब परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, तभी दबाव है। तो पहला तरीका उन्होंने बताया कि सीधा समस्या पे अटैक कर दो, जो भी समस्या है उस पर अटैक कर दो, उसको दूर कर दो, दबाव ठीक हो जाएगा। ओके। दूसरा, जब तब समस्या को सोल्व करना इतना आसान नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास बचता है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, संवेग केंद्रित। संवेग केंद्रित क्या है? इमोशन फोकस्ड कोपिंग क्या है? हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लें। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सही तरीके से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेंगे तो फिर हम दबाव से, स्ट्रेस से फ्री हो सकते हैं। ऐसा बताने वाले थे कौन? लेजारस व फोकमैन। तो लेजारस व फोकमैन का महत्वपूर्ण काम है स्ट्रेस के बारे में। एक लेजारस व फोकमैन ने स्ट्रेस के बारे में बात करी, माफ करें कहाँ पे गया? ओके, चलिए इसको देखिए आप। 8 नंबर का प्रश्न था। हाँ, चलिए क्या था इसमें? सिजोफ्रेनिया शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो इसका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्यूलर। क्रेपलिन साहब ने पहली बार क्या दिया था? डिप्रेशन। एंटन मेस्मर ने दिया था आपका हिप्नोसिस या सम्मोहन। और लेजारस एवं फोकमैन ने क्या किया? इतना ही समझ लें आप इनके बारे में। लेजारस व फोकमैन ने प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग और इमोशन फोकस्ड कोपिंग, यानी समस्या केंद्रित और संवेग केंद्रित, 2 तकनीकें बताई जिनसे दबाव को दूर किया जा सकता है, जिनसे दबाव को हटा सकते हैं। ये बात दरअसल लेजारस एवं फोकमैन की थी। ओके, चलिए 9वां प्रश्न। और 9वां प्रश्न है, बिना किसी रोग के व्यक्ति का स्वयं को गंभीर बीमारी से पीड़ित समझना कौन सा विकार है? यानी बिना किसी रोग के व्यक्ति का स्वयं को गंभीर बीमारी से पीड़ित समझना कौन सा विकार है? 4 ऑप्शन हैं। पहला है अवधान न्यूनता व अतिक्रिया विकार, एडीएसडी, जो हम आपको बता चुके हैं। दूसरा है उत्तर आघातीय प्रतिबल विकार, पीटीएसडी। दरअसल पीटीएसडी की फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। अपनी बुक में आपको सब मिल जाएगा, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। तीसरा है मनोग्रस्ती बाध्यता विकार, ओसीडी। ओसीडी का पूरा नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। और चौथा है स्वीकार्य रोग दुश्चिंता विकार, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। तो ध्यान देंगे, बिना, यानी रोग तो है ही नहीं, ठीक है, फिर भी उसको लगता है कि मुझे कोई गंभीर बीमारी है,
यानी कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है किसी रोग का, कोई कोई रोग है नहीं, पर उसको फिर भी लगता है कि रोग है। जगह जगह दर्द होना, कमर में दर्द होना, यहाँ पे दर्द है, हेडेक होना, अंदर दर्द होना, ये तमाम चीज़ें दरअसल साइकोलॉजिकल हैं। और इस बीमारी का नाम है हाइपोकोंड्रियासिस। इसका नाम क्या है? हाइपोकोंड्रियासिस। हाइपोकोंड्रियासिस इसका नाम है, यानी एंग्जाइटी है ये एक तरीके की इलनेस के बारे में। इलनेस एंग्जाइटी कह सकते हैं इसको। यानी मैं बीमार हूँ, मुझे बहुत गंभीर बीमारी है, ये चिंता रहती है रोगी को। वो वास्तव में शारीरिक फिजियोलॉजिकल कोई एविडेंस नहीं है, वास्तव में उसकी बीमारी है ही नहीं, पर उसके ये साइकोलॉजी हो गया, कहते हैं ना, सब साइकोलॉजी फिट हो गई तेरे तो दिमाग में। तो ये साइकोलॉजी फिट हो गई उसके दिमाग में, इसलिए वो अपने आप को गंभीर बीमारी से ग्रसित मानता है। इसको बोलते हैं हाइपोकोंड्रियासिस। ओके, इसमें कुछ बेहद खास बातें मैं शॉर्ट में बता पाऊंगा आपको। चलिए, एडीएसडी आपको बता चुका हूँ। पीटीएसडी आपने सुना है, पीटीएसडी में पी से बनता है पोस्ट, टी से बनता है ट्रोमेटिक, ट्रोमा शब्द आपने सुना होगा, ठीक है। एस से बनता है स्ट्रेस, वही दबाव, प्रतिबल, और डी से बनता है डिसऑर्डर। यानी ये वो बीमारी है जिसमें हमारे पोस्ट यानी हमारे पास्ट में कुछ ऐसे घातक इवेंट्स हुए हैं जिनको हम भुला ही नहीं भूल सकते। रह रह के उनके दुस्वप्न आते हैं। जैसे किसी ने कोई भयंकर एक्सीडेंट देख लिया हो तो वो चीज़ उसे भुला ही नहीं भूलती। कोई भूकंप देख लिया हो, बाढ़ देख लिया हो, या कोई ऐसा हादसा देख लिया हो, तो वो हादसा भूलता नहीं है, उसको बोलते हैं पीटीएसडी। क्या बोलते हैं? पीटीएसडी। इसी तरह से ओसीडी भी एक बहुत ही गंभीर चीज़ है। ओसीडी दरअसल ओ से बनता है ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव, ये शब्द बहुत काम आते हैं ज़िंदगी में, ठीक है ना। ऑब्सेसिव बहुत बार आपने लोगों को बातचीत में सुना होगा कि यार आई एम जस्ट गेटिंग ऑब्सेशन, अब गेटिंग ऑब्सेसिव, मैं ऑब्सेसिव हो रहा हूँ, यानी बार बार किसी चीज़ को करना, ऑब्सेसिव। और दूसरा है कंपल्सन, कंपल्सन, और डी से बनेगा डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, यानी इसमें दो चीज़ें होती हैं। ऑब्सेसिव का अर्थ क्या होता है हिंदी में? देखो, मनोग्रस्ती, कंपल्सन है बाध्यता, और डिसऑर्डर विकार। चलिए, तो ऑब्सेसिव क्या होता है? ऑब्सेसिव का मतलब होता है हमारे दिमाग में, उसके रोगी के दिमाग में कोई बात, वो बात दरअसल सही नहीं है, वो इरेशनल है, वो अतार्किक है, पर वो बार बार आती है, जाती नहीं है। अब वो थॉट, वो बात, वो विचार जो दिमाग से जाता ही नहीं है, उससे अपने आप को बचाने के लिए, उसका उससे पीछा छुड़ाने के लिए इंसान कोई बिहेवियरल एक्टिविटी करता है बार बार, उसको बोलते हैं कंपल्सन। तो दो बातें होगी ना, एक तो कोई थॉट, कोई विचार, कोई बात दिमाग से हटती नहीं है, जाती नहीं है, वो इरेशनल है, अतार्किक है, सही नहीं है, वो गलत है, पर आती है। अब उसको, उससे पीछे छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं? हम कोई व्यवहार, शारीरिक व्यवहार बार बार करते हैं, वो कंपल्सन है। इसके बहुत से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे कुछ लोग बार बार बंद ताले को चेक करते हैं, बंद हुआ कि नहीं हुआ, वास्तव में बंद है ना, एक बार चेक कर लिया कोई बात नहीं, डबल चेक कर सकते हो, पर बार बार उसको चेक कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग बार बार गेट खोल के देखते हैं कहीं लाइट ऑन तो नहीं रह गई, तो उसके दिमाग में एक विचार है लाइट ऑन रह गई, और उसके लिए बार बार दरवाज़ा खुलता है। कुछ लोग बार बार हाथ धोते हैं, तो दिमाग में एक थॉट आ गया कि मेरे हाथ में कुछ कुछ गंदा लग गया, ठीक है, पर बार बार हाथ धोने की एक्शन कर रहा है। कुछ लोग बार बार भगवान को हाथ जोड़ते हैं, पता है क्यों जोड़ते हैं? वो, उनके दिमाग में थॉट में भगवान के लिए कोई गलत चीज़ चल रही है, इसलिए वो उससे छुटने के लिए हे भगवान करते हैं, बार बार जोड़ते हैं। कभी आपने देखा कहीं बस में, ट्रेन में, कुछ लोग बार बार पर्स निकालते हैं और पैसा गिनते हैं, तो बार बार काउंटिंग कर रहे हैं वो। इसका मतलब उनके दिमाग में ये थॉट जा ही नहीं रहा कि कुछ मिस हो गया, कुछ गिर गया, ऐसा कुछ। तो ये है दरअसल ओसीडी। ओसीडी में हम किसी काम को बार बार करते हैं, रिपीटेड बिहेवियर होता है, और वो बिहेवियर इसलिए होता है कि दिमाग में कोई इरेशनल थॉट है, वो जाता नहीं है, ठीक है। ओके, तो स्व रोग दुश्चिंता हो गया, ओसीडी बार बार किसी काम को करते हैं, पीटीएसडी पहले कोई कोई हादसा हुआ तो भुला ही नहीं भूलता, एडीएसडी लड़कों में पाई जाने वाली बाल्यावस्था में एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना तो किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और वो हाइपर एक्टिविटी करते रहते हैं, इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो गंभीर बीमारी से पीड़ित समझना हो गया हाइपोकोंड्रियासिस, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए सवाल नंबर 10। ओके, निम्न में किसे भावात्मक रोग कहा जाएगा? ये रिपीट हुआ है क्या? निम्न में किसे भावात्मक रोग कहा जाएगा? मनोविदलता, उत्साह विषाद, मनोविकृति, ब्रह्माशक्ति, मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल है ये, MENTAL। ओके, तो मनोविदलता स्किजोफ्रेनिया, उत्साह विषाद मनोविकृति, ब्रह्माशक्ति, मानसिक मंदता, इसका सही जवाब है 2 नंबर, उत्साह विषाद, यानी भावात्मक रोग। यानी दरअसल उत्साह विषाद क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर हमने आपको बताया था, ठीक है। इसको मूड डिसऑर्डर भी तो बोलते हैं, मूड, यानी मूड में बदलाव, मूड में स्विंग,
ठीक है, कभी खुशी कभी गम, ऐसा सुना होगा आपने। तो मूड स्विंग दरअसल ये है, और इसलिए भावात्मक रोग कौन सा हो गया, नंबर 2, उत्साह विषाद मनोविकृति हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, बहुत लेट हो गई। अगला प्रश्न है, किसने दबाव के लिए जीवन घटनाओं की मापनी बनाई? तो स्केल किसने बताई, हम आपको बता चुके हैं, स्केल बनाने वाले थे, याद नाम है, नाम याद है आपको, राहे व होम्स। तो यहाँ पे देखिए होम्स तथा राहे, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। स्केल किसने बनाई, होम्स व राहे ने बनाई। जीवन की घटनाओं की स्केल बनाई साहब, है ना, जीवन की घटनाओं की मतलब स्केल बना सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने उसमें कुछ मार्क्स दिए कि साहब कोई प्रिय बिछुड़ गया तो 70 मार्क्स, ठीक है, मित्र से ब्रेकअप हो गया 40 मार्क्स, पहली बार परीक्षा देने गए 30 मार्क्स। तो इस तरह से एक स्केल बनाई है, किसने बनाई है, होम्स तथा राहे ने। किसके बारे में है ये, दबाव के बारे में है, स्ट्रेस के बारे में है, ये ध्यान रखना। स्ट्रेस में एक तो हेंस सेले का नाम हम याद रखेंगे, एक होम्स तथा राहे का नाम याद रखेंगे। दूसरा हेंस सेले साहब आ गए साहब, और यहाँ भी देखो ये मिस प्रिंट है, हेंस सेले स्पेलिंग है SELYE, हेंस सेले। तो हेंस सेले की 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, याद है हमने बताई थी आपको। पहली बात तो हेंस सेले आधुनिक दबाव शोध के जनक हैं, मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च के फाउंडर हैं, मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च के फादर माने जाते हैं हेंस सेले, जो 2 नंबर पे नाम है। एक इन्होंने ये बोला कि साहब जब अगर ज़िंदगी में, देखो दबाव क्या है, दबाव से बहुत सी परेशानियां होती हैं, ठीक है ना, दबाव से हमारी शारीरिक शारीरिक रोग भी दबाव से होते हैं, कमर दर्द से लेके, हेडेक से लेके, ब्लड प्रेशर से लेके, हार्ट बीट से लेके, निराशा से लेके, एंग्जाइटी से लेके, ये सारी चीज़ें दबाव के कारण से होती है ना, तनाव होता है, फटीग होता है, एनर्जी लॉस हो जाती है, असहायतापन फील होती है, निराशा होती है, ठीक है। तो सेले ने दरअसल ये अध्ययन किया कि ये सब परिणाम है दीर्घ काल तक जब स्ट्रेस रहता है, चाहे एक इंसान हो चाहे कोई पशु हो, एनिमल्स हो, ठीक है ना। और इसके लिए उन्होंने एक नाम दिया, और वो जो नाम है वो नाम है दरअसल जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। तो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, या हिंदी में वही लफड़े होंगे हिंदी में, इसको बोल सकते हैं आप सामान्य अनुकूलन संलक्षण, वहाँ पे दिया संलक्षण, संरक्षण नहीं है, संलक्षण, सामान्य अनुकूलन संलक्षण या जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम किसने दिया, तो हेंस सेले ने दिया साहब, हेंस सेले ने। ये क्या होता है, इन्होंने दरअसल ये बोला कि साहब जब दबाव होता है, लॉन्ग टर्म में दबाव होता है, तो उसको हमारी बॉडी कैसे उस पर रिएक्ट करती है, केवल बॉडी की, इनकी आलोचना भी की, क्रिटिक्स भी है कि साहब इन्होंने मनोवैज्ञानिक कारकों में ध्यान नहीं दिया कि सबसे पहले जब दबाव आता है तो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना, एंटीबॉडीज़ होती हैं अंदर, पूरा सिस्टम है, तो वो उस दबाव को हटाने के लिए वो सक्रिय हो जाते हैं, पहला चरण होता है, ठीक, जिसको अलार्म बोला उन्होंने, अलार्म बजता है शरीर के अंदर, अलार्मिंग स्टेज, ठीक है। उसके बाद फिर 2 नंबर पे क्या होता है, जब वो दबाव जाता ही नहीं है तो फिर 2 नंबर पे क्या होता है, 2 नंबर पे फिर रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस, शरीर की चीज़ें उसका प्रतिरोध करती है। फिर अगर फिर भी लंबे समय तक रहता है तो रेसिस्टेंस भी काम नहीं कर रहा, तो फिर उसको शरीर स्वीकार कर लेता है, और स्वीकार कर, एडजस्टिंग बोला उसको, तीसरा चरण, तो वो चरण आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, पहले अलार्म होगा, फिर रेसिस्टेंस होगा, और तीसरे में उसको बोला परिश्रांति, एडजस्टिंग चरण, जिसमें हमारे शरीर के जो सैनिक है वो हथियार डाल देते हैं, और फिर दबाव हमारे शरीर पे हावी हो जाता है, और फिर दबाव हमें दुनिया भर की बीमारियां देता है, जिनका जिक्र अभी हमने किया था, ब्लड प्रेशर से लेके, डिप्रेशन से लेके, एंग्जाइटी से लेके, एनर्जी लॉस से लेके, थकान, फटीग, निराशा, सब कुछ। तो एक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, और जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम देने वाले कौन हैं, हेंस सेले हैं, ओके। तीसरा नाम ओटोन गिलिंगम साहब का है। तो ओटोन गिलिंगम की एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने इसमें ली है, ओटोन गिलिंगम ने दरअसल डिसलेक्सिया के लिए एक तकनीक दी है। किसके लिए, डिसलेक्सिया के लिए, यानी जो डिसलेक्सिकल पर्सन हैं, डिसलेक्सिया वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक तकनीक दी है। डिसलेक्सिया दरअसल एक वही बात है, कई बार आपने देखा होगा डिसलेक्सिया पठन विकार है, पर डिसलेक्सिया में लेखन विकार और वो सब भी शामिल होते हैं, अम्ब्रेला टर्म भी है, ठीक है, क्योंकि पहले डिसलेक्सिया की बात करी गई थी। तो डिसलेक्सिया के लिए जो तकनीक ओटोन गिलिंगम ने बताई वो इतनी महत्वपूर्ण है कि ओटोन गिलिंगम टेक्निक के नाम से वो प्रसिद्ध है। यानी उन्होंने बोला कि साहब जो बच्चे स्पेसिफिक डिसेबल हैं, जो अधिगम अशक्तता के शिकार हैं, उनको हम भाई, अधिगम अशक्तता में कोई जैसे सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई ठीक से स्पीच नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, कोई पढ़ नहीं सकता, यही तो है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसी तकनीक विकसित करें कि वो हर एक सेंसेस में उसकी इन्फॉर्मेशन जाए। यानी अगर देख के नहीं कर रहा तो सुन के कर लेगा, सुन के नहीं कर रहा तो टच करके कर लेगा, टेक्टाइल कर लेगा, ठीक है, महसूस करके कर लेगा। तो बहुसंवेदी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बहुसंवेदी उपकरण, यानी एक साथ सभी संवेदनाओं पे इसका असर होगा,
सभी संवेदना इन्फॉर्मेशन लेंगी। इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी सेंसरी अप्रोच। क्या बोलते हैं? मल्टी, बहु मल्टी हो गया, संवेदना सेंसेस होते हैं, बहुत बार बता चुके हैं हम आपको। तो मल्टी सेंसरी अप्रोच, मल्टी सेंसरी अप्रोच देने वाले ओटोन गिलिंघम थे, इसलिए मल्टी सेंसरी अप्रोच का ही दूसरा नाम ओटोन गिलिंघम अप्रोच भी है। दरअसल मल्टी सेंसरी में क्या होता है, सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। लियो केनर, मैं आपको बता चुका हूँ, लियो केनर ने पहली बार क्या दिया था? लियो केनर ने पहली बार ओटिज्म शब्द दिया था, ओटिज्म, स्वलीनता। ओटिज्म एएसडी है, बता चुके हैं हम आपको इसके बारे में, ठीक है। अब ये जो ओटोन गिलिंघम वाली जो अप्रोच है उस पर एक प्रश्न सी टेट में फर्स्ट ग्रेड में अपने यहाँ कई बार आया है, जिसमें बहुत से बच्चे गलत कर रहे थे। अच्छा, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप गलत कर रहे हो, जिनको मैं बताऊंगा, एक वीडियो उसी पे बनाऊंगा मैं, और एक मेरी बुक के मॉडल पेपर में वीडियो बनाऊंगा। दो चीज़ें मेरी अधूरी हैं, वो मैं कर दूंगा। और एक में कुछ शिक्षा नीति या स्कूल के जो चीज़ें हैं, स्माइल वगैरह, उन पे बनाऊंगा, जिसमें कुछ मेथड्स की चीज़ें भी ले लूँगा। तो ये 3 काम मैं करूँगा, बाकी आप अपना पढ़ते जाइए, ठीक है ना। तो दरअसल वो जो सवाल था गिलिंघम टेक्निक वाला, मल्टी सेंसरी टेक्निक वाला, बहुसंवेदी तकनीक वाला डिसलेक्सिया के लिए, वो क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा है विशेष करके। ये देखिए आप, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में संवर्धन हेतु दृश्य, विजुअल, श्रव्य, ऑडिटरी, स्पर्श, टेक्टाइल तथा डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इस सवाल को समझे आप लोग? यानी मल्टी सेंसरी अप्रोच जो है, ओटोन गिलिंघम सब वाली जो अप्रोच है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों का एक साथ प्रयोग किया जाएगा? तो देखो इसमें 4 ऑप्शन है। कर्णकोटर, वेस्टिकुलर, कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन, गतिबोधक। तो ध्यान देंगे, चूंकि सारी सेंसेस एक साथ हैं। दृश्य वाली, कौन सी? दृश्य वाली, विजुअल। तो दृश्य वाली है, इसका मतलब अवलोकन हो गई, अवलोकन तो है इसमें ऑलरेडी। श्रव्य, कर्णकोटर हो गई साहब, ठीक है। स्पर्श एक तरीके से प्रत्यक्षीकरण भी है और कुछ और भी है, लेकिन एक चीज़ जो नहीं आई उसमें, वो कौन सी नहीं आई? वो नहीं आई काइनेस्थेटिक। वो कौन सी नहीं आई? किनेस्थेटिक, यानी गत्यात्मक नहीं आई। तो गतिबोधक इसका राइट आंसर होगा। भाई प्रत्यक्षीकरण अपने आप में कोई संवेदना नहीं है, वो तो सेकंड चीज़ है। प्रत्यक्षीकरण ज्ञान की द्वितीय सीढ़ी है, ठीक है ना। वो तो परसेप्शन है, वो तो संवेदनाओं को ब्रेन तक किस तरह से समझ के पहुंचाएगा, वो वाली बात है। तो कर्णकोटर एक सेंसेस, एक ज्ञानेंद्रिय हो गई, कान वाली। अवलोकन आंखें हो गई, तो आंख और कान तो हो ही गए, ठीक है। स्पर्श आएगी इनके साथ, पर गतिबोधक जो चीज़ है ना, वो यहाँ पे और जुड़ेगी। तो काइनेस्थेटिक इसका आंसर होगा। ये बात समझ में आई आपको? ओके, चलिए आखिरी सवाल होना चाहिए, नहीं 2 और है, चलिए। ओके, 12। अब मुझे याद है 2018 में जो रीट हुई थी, या 16 वाली रीट थी, अनोरेक्सिया नर्वोसा जब आया था ना, तो मेरे बच्चे क्लास में, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, 30 में से 26-27 प्रश्न तो वो यूँ कर रहे थे जैसे उनको, क्योंकि सारी एनसीईआरटी पढ़ाई थी हमने। बाकी पूरे राजस्थान में मेरे को कहना नहीं चाहिए, पर 2 या 3-4 प्रश्न भी लोगों के नहीं आए, है ना। उसके बाद तो सबने, हाथ हर कोई पढ़ा रहा है अनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, बिंज ईटिंग क्या होती है, लेकिन उस समय नहीं पढ़ा पाए थे। पर जो भी था, सबका अलग अलग स्टाइल है, एनीवे। पर आज सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। बस एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य अपना, एक ही चाहता है, एक ही ख्वाहिश है, आपका सिलेक्शन हो, यही हम चाहते हैं। ओके, तो 12 का प्रश्न देखिए, कौन से रोग में रोगी को भूख अधिक लगती है? तो ये सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। क्या हैं? ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ये भोजन संबंधी विकार हैं। इनके भी ये भी साइकोलॉजिकल हैं, ठीक है ना। ये भी मनोरोग हैं दरअसल, ठीक है ना। तो कौन कौन से? पहला है अनोरेक्सिया नर्वोसा। तो अनोरेक्सिया नर्वोसा तो क्या है? अनोरेक्सिया नर्वोसा तो गर्ल्स में होता है, ज़्यादा गर्ल्स में होता है, अडोलसेंट गर्ल्स में होता है। यानी उनको ये लगता है कि मैं मोटी ना हो जाऊं, मेरा फिगर ख़राब नहीं हो जाए, इसलिए वो क्या करती हैं, अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए खाना छोड़ देती हैं, और इस हद तक चली जाती हैं कि मतलब जो लेवल है खाने का उसको भी अचीव नहीं करती हैं, और बिल्कुल खाना छोड़ देती हैं। तो फिलहाल फिर जिसके कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो खाना ही नहीं खाती वो सब, खाना खाते ही मोटी हो जाऊंगी। तो ये क्या था? ये अनोरेक्सिया नर्वोसा है, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा क्या है? बुलिमिया नर्वोसा लगभग ऐसा ही है, पर इसके दूसरे रूप में है। यानी वो ये कहते हैं कि साहब, बुलिमिया नर्वोसा वाला ये कहते हैं कि साहब, मैं फिगर तो अपनी ख़राब तब होगी ना जब खाना पचेगा, तो डाइजेशन नहीं होने देंगे। पर वो रह नहीं पाते, उनको भूख बहुत लगती है। अनोरेक्सिया नर्वोसा वाली गर्ल्स तो रह जाती हैं, खाती नहीं है। और बुलिमिया नर्वोसा वाले क्या होते हैं, दोनों बॉयज़ गर्ल्स, ये क्या होते हैं, ये रहा नहीं जाता इनसे, इसलिए वो भरपेट खाते हैं।
ठीक है ना, भरपेट खाते हैं, फिर तुरंत उनको ये एहसास होता है कि अरे यार मोटे हो जाएंगे, तो फिर क्या करते हैं, लेक्सिटिव्स यूज़ करते हैं, वो मतलब टेबलेट्स लेते हैं या कुछ ऐसा इंजेक्शन लेते हैं या कुछ भी करते हैं, वमन और विरेचन करके उसको बाहर निकाल देते हैं, मतलब उसका डाइजेशन नहीं होने देते। तो डाइजेशन नहीं होगा तब तक मोटे नहीं होंगे। ये बुलिमिया नर्वोसा है, और खाना खाएंगे ही नहीं क्योंकि मोटे हो जाएंगे, इस डर से वो एनोरेक्सिया नर्वोसा है। और बिंज ईटिंग क्या है, बिंज ईटिंग में ये भी एक साइकोलॉजिकल बीमारी है साहब। इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए ना तब तक खाते ही रहते हैं, तो ये उनको पता नहीं लगता। और फिर हर बार उनको जब वो उठते हैं ना भोजन से, तो उनको ये लगता है इतना क्यों खा लिया मैंने, पर वो उसमें रहा नहीं जाता, तो वो बिंज ईटिंग वाले हैं। तो ध्यान रखना, रोगी को भूख अधिक लगती है, तो भूख अधिक लगती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, और जो छर हरे रहने के लिए भोजन छोड़ देती हैं वो है अनोरेक्सिया नर्वोसा। और बहुत ज़्यादा खाते हैं कि समस्या तक उत्पन्न हो जाती है, उनको एहसास ही नहीं होता, बाद में एहसास होता है मैंने ज़्यादा खा लिया, वो बिंज ईटिंग है। और मुद्रा मितव्ययिता, दरअसल देखो ये क्यों लिया हमने, ये इंग्लिश के टर्म्स हैं जो बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। अब कभी मुद्रा मितव्ययिता, कभी मुद्रा अर्थव्यवस्था, ऐसे शब्द भी आ सकते हैं हिंदी में, पर इंग्लिश में टोकन इकोनॉमी है। टोकन इकोनॉमी भी वहाँ आया था, मेरे को याद है अभी भी, टोकन इकोनॉमी। और हमने जब बोला था कि स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग में इसका यूज़ होता है, तो बहुत से लोग उनके ऑब्जेक्शन आएगी, सर ऐसा नहीं होता, स्किनर नहीं होता, ये तो अजरिन ने दिया है। एनीवे जो भी है, पर टोकन इकोनॉमी दरअसल क्या है, टोकन इकोनॉमी ऑपरेंट कंडीशनिंग में यूज़ की जाती है। और टोकन इकोनॉमी भी दरअसल एक बिहेवियरल थेरेपी है, ये भी एक व्यवहारात्मक तकनीक है, व्यवहारात्मक थेरेपी है, चिकित्सा है, जो डिजायरेबल बिहेवियर के लिए की जाती है। टोकन से आप इतना याद रख लें कि इसमें क्या होता है, इसमें पुनर्बलन और रीइंफोर्समेंट जो दिया जाता है वो इस रूप में दिया जाता है कि डायरेक्ट उनको जो जो चीज़ चाहिए वो अभी नहीं दी जाती। जैसे बच्चों को और रोगियों को दिया जाता है कि आप एक ये अच्छा काम करोगे ना तो आपको एक एक रैंक दे देंगे, एक बैज दे देंगे, एक स्टार दे देंगे, एक गुड दे देंगे, एक पर्ची दे देंगे, एक चिट दे देंगे, एक नंबर दे देंगे, कुछ भी। तो फिर वो क्या करते हैं, अच्छे अच्छे काम करके उनको अचीव करते हैं। ये स्टेप्स होगी ना, इनको अचीव करते रहते हैं। और फिर जिसके पास 20 टोकन मिल जाएंगे उसको पिज़्ज़ा खाने को मिलेगा, जिसके पास 40 टोकन होंगे उसको हम हिल स्टेशन पे घुमाने ले जाएंगे, जिसके पास 50 टोकन हो गए उसको 15 दिन का घर जाने के लिए छुट्टी दे देंगे। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए वो छोटे छोटे टोकन्स इकट्ठे करता रहता है, और फलतः उसका बिहेवियर डिजायरेबल हो जाता है, सुधर जाता है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की एक थेरेपी है, जिसको मुद्रा मितव्ययिता कह सकते हैं, मुद्रा अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, टोकन इकोनॉमी कह सकते हैं। और ये स्किनर ने यूज़ किया था। बेसिकली टोकन इकोनॉमी अजरिन और एनएल ने दी थी, ये बात सही है, अजरिन व एलन ने दी थी, पर हमारे यहाँ पे रीट में आ चुका है। और टोकन इकोनॉमी क्या है ये आप समझ भी चुके होंगे। आज का आखिरी प्रश्न है, फोबिया। जब व्यक्ति एक परिचित स्थितियों में प्रवेश करने के भय से ग्रसित हो जाते हैं, फलस्वरूप वे घर से निकलने में घबराते हैं, ये कौन सी दुर्भीति है, कौन सा फोबिया है। अब देखो हिंदी में प्रॉब्लम आती है, पहला विवृत्ति भीति, दूसरा सामाजिक दुर्भीति, तीसरा विशिष्ट दुर्भीति, चौथा वियोग दुश्चिंता। इंग्लिश में बहुत आसान रहता है, अगोराफोबिया, सोशल फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया या सेपरेशन एंग्जाइटी। तो देखो अगोराफोबिया क्या होता है, अगोराफोबिया में घर से निकलने में घबराता है, आ गया ना, घर से निकलना। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें मार्केट, इसको मार्केट फोबिया भी कहते हैं। मार्केट में जाने से, भीड़ में जाने से डर लगता है। मेरी बुक में, अपनी बुक में तमाम फोबियाज हैं, भीड़ में जाने से डरना, ऊंचाई से डरना, ठीक है ना, लिफ्ट में बैठने से डरना। सुशांत सिंह के साथ हुआ था ना कि क्लास्ट्रोफोबिया था उसको, प्लेन कैसे चलाएगा साहब, प्लेन चला ही नहीं सकता, ऐसा बोला था उन्होंने, उसे रिया चक्रवर्ती ने बोला था ऐसा। तो जितने भी फोबिया, एक्रोफोबिया, एग्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, सॉरी, अगोराफोबिया, इसके अलावा और भी बहुत से फोबियाज हैं। तो पूरी फोबिया की लिस्ट अपनी बुक में है, जिनके पास है उनके पास तो ठीक है। तो वैसे ही क्या है, घर से निकलने में घबराना क्या हो गया, अगोराफोबिया हो गया, अगोराफोबिया इसका आंसर हो जाएगा। सोशल फोबिया क्या होता है, सोशल फोबिया वो होता है जिसमें व्यक्ति इसलिए किसी के सामने जाने से डरता है कि वो कहीं उसका मूल्यांकन नहीं कर रहे हो, उसको जांच नहीं रहे हो, तो ये डर लगता है उसको, इसलिए वो दूसरों के सामने जाने से घबराता है। ये सोशल फोबिया है। स्पेसिफिक फोबिया क्या है, स्पेसिफिक फोबिया किसी भी विशेष चीज़ से हो सकता है, विशेष परिस्थिति हो सकता है, जैसे एनिमल्स से हो सकता है, कुत्ते से डर लगना, सांप से डर लगना, है ना, ये तमाम सीनोफेबिया से लेके आपको इससे कॉकरोच से डर लगना, ये फोबिया ही तो है, ठीक है। स्पाइडर से डर लगना, ये एक फोबिया है, सबके अलग अलग नाम है, ठीक है। इसी तरह से कोई और स्थितियों से, भीड़ से डर लगना भी एक स्पेसिफिक फोबिया है। लिफ्ट वाला भी स्पेसिफिक फोबिया है। ऊंचाई वाला, पानी से डरना,
हाइड्रोफोबिया ये भी एक स्पेसिफिक चीज़ है, ठीक है। तो स्पेसिफिक फोबिया में किसी भी एक परिस्थिति या वस्तु या कीट या पक्षी या पशु या किसी से भी डरना, ओके। वियोग दुश्चिंता एक अलग सी बात है, सेपरेट एंग्जाइटी। दरअसल किसी अपने से बिछुड़ जाने का जो डर रहता है ना, उसको वियोग दुश्चिंता बोलते हैं, और ये बच्चों में बहुत होती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अगोराफोबिया, क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट। तो आज बहुत रात हो गई, आप सबको धन्यवाद, शुक्रिया, और मेहनत करते रहें, जल्दी दूसरा वीडियो लेके आपके लिए आ रहे हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर।